हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग टेस्ट नंबर 11 टेस्ट 11 जो हुआ था 7 तारीख को, ठीक 7/5/2021 को हम लोग इस टेस्ट को दिए थे, ठीक, जो कि परसों दिए थे। कल इसका डिस्कशन होना था, शुक्रवार को हम लोग 7 तारीख को दिए थे, 8 तारीख को इसका डिस्कशन होना था, लेकिन कल किसी काम के वजह से डिस्कशन जो है 11 बजे हम लोग का नहीं हो पाया। तो आज जो है संडे जो आपका एनालिसिस क्लास है, आप घर पे अपना एनालिसिस करते हैं इस दिन, तो हम सोचे कि इसी दिन आपका 11 बजे, आज 11 बजे हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग जो टेस्ट लेते हैं उसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहता है। 50 क्वेश्चन, मैथ जो है 25 रहता है और रीजनिंग 25 रहता है, ठीक, रीजनिंग 25 रहता है। और ये जो टेस्ट चल रहा है ना, पर डे टेस्ट चल रहा है, एक दिन टेस्ट चल रहा है, अगले दिन डिस्कशन, फिर एक दिन टेस्ट, अगले दिन डिस्कशन। ये आपका समझिए बहुत फायदा करेगा आपको, ठीक। आगे चल के कम से कम आप मैथ और रीजनिंग का इतना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा, इतना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा कि आपका 50 में लगभग 40 प्लस लाने लगेगा, हमेशा लाइएगा। अभी कुछ स्टूडेंट हैं जो हमेशा 40 प्लस ला रहे हैं, सेट कैसा हो रहे हैं। ये जो हम लोग का टेस्ट 11 था, ये क्वेश्चन लेवल का था, ठीक, ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन था, सीजीएल का ही क्वेश्चन था। तो इसमें जो लोग 40 प्लस लाए हैं वो समझिए कि किसी भी सेट में 40 प्लस ला सकते हैं, ठीक। ये सेट अच्छा था, क्वेश्चन भी अच्छा था। आज हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, आप देखिएगा भी ये क्वेश्चन के लेवल काफी अच्छा था, ठीक। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विपिन मैथ्स चैनल मेरा है, इसमें आपका टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं, डेली अल्टरनेट जो है टेस्ट चल रहा है, डेली चल रहा है, ठीक। उसमें आप ज्वाइन करिए। टेस्ट ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका है, मेरा जो पर्सनल नंबर है 9693037419 पे आप मैसेज करके हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर मेरा नाम ये है, हम भी टेस्ट देना चाहते हैं। तो आपका जो है टेस्ट ग्रुप से हम नाम जोड़ देंगे, और टेस्ट ग्रुप में जब ज्वाइंट हो जाएगा तो 11 बजे आप लाइव आइएगा व्हाट्सएप पे, और आपका टेस्ट होता है अगले दिन डिस्कशन। सोमवार टेस्ट, मंगलवार डिस्कशन, बुधवार टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन। ये शुक्रवार को टेस्ट हुआ था तो शनि को डिस्कशन होना था, नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग इसका डिस्कशन संडे को कर रहे हैं, ठीक। फिर मंडे को टेस्ट होगा, ट्यूसडे डिस्कशन, ऐसा ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करें ताकि और भी आपके दोस्त लोग जुड़े और इंटरेस्ट और भी रोचक बनाए, टेस्ट को और रोचक बनाए, उसमें कंपटीशन बढ़े कि हम टॉप 10 में जगह बनाएंगे, हम टॉप 10 में जगह बनाएंगे। इसमें जो है मात्र 2 स्टूडेंट थे, 2 ही स्टूडेंट जो है गया से, वो लोग दोनों लोग थे। ये देखिए दोनों लोग का हम नाम बता दे रहे हैं। नीरज कुमार जो गया से है वो, और धीरज कुमार गया से, दोनों लोग गया से थे, दोनों लोग 40 प्लस लाए थे, और कोई इसमें 40 प्लस नहीं लाए थे, इसीलिए इसमें टॉप 10 रिजल्ट हम नहीं बनाए हैं। 40 प्लस स्कोर आया ही नहीं था, जिसमें 40 प्लस स्कोर आएगा उसी में टॉप 10 रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक। 40 प्लस जिनका भी रहेगा ऊपर उनका नाम मिलेगा, ठीक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग दोस्त आपके जुड़े, और स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत बारीकी से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। देखिए आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीजनिंग का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि यदि, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर को समूह में उसी प्रकार प्रदर्शित करता है जिस तरह से दूसरा अक्षर, मतलब जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन यहाँ हमें ढूंढना है कि क्या रिलेशन है, ठीक। तो बहुत आसान है, देखिए जे का 10 में से 2 यहाँ घटाया हुआ है, 10 में से यहाँ 2 घटाया हुआ है तो 8 हो गया है। 11 में से यहाँ देखिए 11 है, यहाँ 12 हो गया है, यानी 1 जोड़ रहा है। उसके बाद एल का 12 होता है, 12 में से एक घटाया हुआ है तो 11 हो गया है। एम का 13 होता है, 13 प्लस 2 15 हो जा रहा है। यानी क्या किया है देखिए आप, देखिए सबसे पहले 2 घटा रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है और 2 जोड़ रहा है। बहुत सिंपल है। पहले क्या किया है ना कि 2 जो है घटाया है, उसके बाद जो है 1 जोड़ा है, उसके बाद 1 घटाया है और फिर 2 जोड़ा है, तब सिंपल है, कर लीजिए। देखिए पी में यानी 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 का मतलब एन हो जाएगा। क्यू है आपका 17, 17 में 1 जोड़िएगा 18 यानी आर हो जाएगा। आर 18 होता है, 18 में से 1 घटाएंगे यानी 17, 17 का मतलब ये क्यू हो जाएगा। एस का आपका 19 होता है, 19 में 2 जोड़ देंगे 21 यानी यू हो जाएगा। तो एन आर क्यू यू देख लीजिए किस ऑप्शन में है, एन आर क्यू यू ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो रिलेशन इसका था, पहले 2 घटाया था, 1 जोड़ा था, 1 घटाया था, फिर 2 जोड़ा हुआ था, तो वही काम हम यहाँ कर लिए। हम लोग का सी जो है ऑप्शन नंबर आ जा रहा है, एन आर क्यू यू
ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, तो असमान शब्द का चयन करना है और हमें ढूंढना है। खीरा, अमरूद, पपीता, अनार। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है। अमरूद, पपीता, अनार ये सब पौधा है, पौधा में फड़ते हैं, ऊपर फड़ते हैं, फल है, चारों फल है। लेकिन खीरा जो है नीचे लता पे फड़ता है, लता के द्वारा। और ये अमरूद हुआ, अनार हुआ, पपीता हुआ, ये सब पौधा में ऊपर फड़ते हैं। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। खीरा जो है अलग है, ठीक, ये लता द्वारा फड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये जो आकृति है ना, ऐसा आकृति किस जो है प्रश्न आकृति में अंतर्निहित है, यही हमें ढूंढना है। तो बहुत सिंपल है, ऐसे ही दिख रहा है कि ये ऑप्शन नंबर सी में निहित है। सी में कहाँ निहित है देखिए हम बता देते हैं आपको। सी में ही निहित है, देख लीजिए। अब बहुत आसान है ये क्वेश्चन। पहला में तो निहित है ही नहीं, पहला में ऐसा जो है लाइनिंग है ही नहीं, दूसरा में भी कहीं नहीं है, बी में भी, सी में निहित है। ये वाला आकृति जो है सी में निहित है, सी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। डी में भी डायरेक्ट ये नहीं निहित है, डायरेक्ट ऐसा फिगर सी में भी नहीं है, यानी कि डी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में ही आकृति जो है निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें ट्रायंगल काउंट करना है कि कितने त्रिभुज है। आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें देखना है कितने त्रिभुज है। देखिए कभी भी जहां भी ऐसा आपको फिगर मिले ना, ऐसा फिगर अगर मिले, इसमें बोले कितने ट्रायंगल है, तो 1, 2 और एक बड़ा वाला, यानी कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है। ऐसा जहां फिगर मिले कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो देखिए इसमें आप काउंट करिए कि ऐसा फिगर कितना है। जैसे मान लीजिए हम ये वाला फिगर देखते हैं। देखिए ये एक फिगर हो गया, 1 2 3 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा फिगर इधर है तो 1 2 3 हो जाएगा। फिर यहाँ जो हम लोग ये देखते हैं तो ये 1 2 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ भी अगर आप देखते हैं, देखिए अभी तक तो हम लोग का कितना हुआ, ये फिगर हुआ 3 3 6 और ये बड़ा वाला 3 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है 2 भाग में इसको बांट रहा है, तो इसको तो हम काउंट कर लिए हैं कि एक ये और एक ये 2 और एक बड़ा वाला 3 हम काउंट कर लिए हैं। और ये लाइनिंग इसे भी 2 भाग में बांट रहा है, तो ये बड़ा वाला को काउंट कर लिए हैं, तो 1 और 2 हो जाएगा, यानी 9 तो इस तरह से बन गया। 9 देखिए कहाँ से बन रहा है, ये फिगर इसमें 3 हो जाएगा इसके द्वारा, 1 2 3, फिर इधर भी 1 2 3 हो जाएगा। और ये बड़ा वाला में आए तो ये 1 ये 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 प्लस। अब यहाँ जो लाइन आ रहा है ना, ये इसको भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो 1 2 बड़ा वाला को गिन लिए हैं और 1 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 9 4 13। उसके बाद अब मिक्स करके देखिए कैसे, ये जब यहाँ से आते हैं ना तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है बड़ा वाला, ये एक ट्रायंगल, इसको आप काउंट नहीं किए कहीं भी, ये मिला करके ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, इसे आप नहीं काउंट किए थे। फिर इधर भी ये मिला करके ट्रायंगल बन रहा है, यानी 2 गो और एक्स्ट्रा जो है मिला करके बन रहा है। तो देख लीजिए 9 4 13 और 2 15 हो जाएगा। टोटल इसमें 15 ट्रायंगल बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। एक बार और समझ लीजिए, ये जो फिगर है इसमें 3 गो है, इधर से आ रहे हैं तो इसमें 3 गो है, बड़ा वाला में 3 गो है। ये 3 गो कैसे है, तो ये 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा बड़ा वाला, तो 9 इसको ले लिए। और ये 4 कहाँ से लिए, तो देखिए ये इसे 2 भाग में बांट रहा है, तो 1 2 3 4, और इसको तो हम काउंट कर चुके थे पहले, तो ये 4 हो गया। और 2 ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये 1 मिला करके फिर इधर से 1, यानी कि ये 2 बन जा रहा है, यानी टोटल 15 ट्रायंगल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि नीचे दिए गए आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए, इधर दाएं राइट साइड में इधर बोल रहा है ना कि यदि इधर दर्पण रखा जाए तो बनने वाला सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए ये फिगर बना हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, आपको क्या बताए थे कि ये दर्पण अगर लंबवत रहेगा ना तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। जब दर्पण क्षैतिज रहता है तो अप डाउन चेंज होता है, और लंबवत रहता है तो राइट लेफ्ट चेंज होता है। तो इसमें राइट जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा और जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, यानी कि ये फिगर तो बनेगा ही, ऐसा अंदर ऐसे फिगर बनेगा ही। ये थोड़ा सा और बड़ा बना दीजिए, देख लीजिए कैसे चेंज होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये राइट लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट राइट में, यानी कि ये इधर से तो बटेगा ही बटेगा आधा आधा। और ये वाला जो फिगर है ना, ये जो इधर से जा रहा है ना, अब की बार किधर से आएगा, ये इधर इस तरह से आ जाएगा, ठीक। और ये वाला जो हम लोग का इधर है ना, ये इधर से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये वाला जो फिगर इसमें राइट में है, इसमें लेफ्ट में चला आएगा, यहाँ चला आएगा।
और ऊपर जो ये तिलंगी है ना, ये तिलंगी अब देखिए कैसे मुड़ जाएगा, ये इसका इधर लेफ्ट में है ना तो अब की बार इधर राइट में चला जाएगा, इधर राइट में चला जाएगा, ये राइट में है ना तो अब की बार इसमें कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। तो ऐसा फिगर देख लीजिए किस ऑप्शन में है, और ये जो बिंदु है ना यहाँ चलाएगा, इसमें चलाएगा। तो ऐसा हम लोग फिगर देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है जब जो है दर्पण लंबवत रहता है। तो ये दर्पण लंबवत है तो जो इसमें लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, और ये राइट में है तो लेफ्ट में चला जाएगा। ये जो है राइट में लेफ्ट में, ये लेफ्ट में राइट में चला जाएगा। ठीक, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमें लेखक, वितरण, बाइंडिंग, छपाई और टंकन, इसको हमें सजाना है। बोला हुआ कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक शब्द में सजाए, अर्थपूर्ण क्रम बन जाए। तो देखिए ये तो किताब से संबंधित है। सबसे पहले क्या होता है, उसका लेखन प्रक्रिया होता है, लेखन पहले लिखा जाता है, इसका मतलब एक हो जाएगा। उसके बाद से उसका क्या होता है, टंकन, टंकन मतलब कि छपाई होता है, तो ये 5 हो जाएगा। और जब छपाई होगा उसके बाद से पहले तो बाइंडिंग होगा, तो बाइंडिंग नहीं 1 मिनट रुक जाइए। पहले लेखन होता है, उसके बाद से टंकन यानी टाइप किया जाता है, उसके बाद छपाई होता है, तो छपाई मतलब 4 हो जाएगा। ठीक, लेखन, टंकन और छपाई, और तब 3 मतलब बाइंडिंग, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, 2 मतलब क्या हो जाएगा, वितरण होगा। तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 1, 5, 4, 3, 2, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा, तब टंकन, उसको टाइप किया जाएगा, उसके बाद छपाई होगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 3 यानी बाइंडिंग होगा, और उसके बाद से वितरित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि उस अक्षर संयोग का चयन कीजिए जिसे नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने पर संपूर्ण पूर्ण, मतलब इसमें कौन सा अक्षर का जो है क्रम रखा जाए कि क्रम पूरा हो जाए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गो है। तो 18 गो है तो आप 6 में डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 2 4 2 6 में डिवाइड कर देंगे। 6 में अगर नहीं डिवाइड होगा तो फिर 18 हुआ है तो 9 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। 6 में देखिए 6 में इसलिए कर रहे हैं ना कि 2 2 4 2 6 से यहाँ है ना सी, तो फिर यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 यहाँ सी मिल जा रहा है, यानी सी सब में लास्ट में मिल जा रहा है। अब देख लीजिए सिंपल हो जाएगा, यहाँ डी से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, तो डी सी, देखिए यहाँ पे सी है ना दूसरा नंबर, तो डी सी, उसके बाद से क्या है आपका तो बी ए, ये कंप्लीट अगर चाहे तो इसी से भी कर सकते हैं, डी सी बी ए बी सी, डी सी बी ए बी सी हो जाएगा। यहाँ भी वही होगा डी सी बी ए बी सी, तो बहुत सिंपल है, क्या भराएगा तो यहाँ बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन किस में क्या देखना है कि बी डी ए सी बी, बी डी ए सी बी ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के यहाँ जो पूछ रहे हैं ना कौन सा अंक रहेगा। देखिए क्या सीरीज बनाया हुआ है, तो सीरीज में अच्छा एक बात देखिए कि यहाँ 6 2 1 3 3 6 4 10 7 बहुत ज़्यादा, ये गैपिंग वाला नहीं है, समान नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते क्रम में है। अच्छा एक बात देख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने पर 3 2 5 आ रहा है, यानी कि 1 अधिक है, 6 3 9 आ रहा है तो 1 अधिक है, 10 6 16 1 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे वाला दोनों को जोड़ करके 1 एक्स्ट्रा जोड़ दे रहा है। यहाँ भी देखिए 17 10 27 1 28, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वाला जो होगा इन दोनों को जोड़ देने पे 8 7 15 कर 5 हासिल 1 2 1 3 1 4, यानी 45 में फिर 1 एक्स्ट्रा जोड़ना होगा, यानी यहाँ 46 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 46 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, पीछे वाला दोनों को जोड़ करके 1 एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा है, तो इन दोनों को जोड़े 45 + 1 46 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित युगल है, इसमें 2 जो है विवाहित जोड़ा है, प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं, ये भी बोला हुआ है कि 2 जो है बच्चे हैं। सी और डी चचेरा भाई हैं, ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। देखिए बनाना आप शुरू करिए, अब यहाँ से बनाते हैं। सी और डी चचेरा भाई हैं, इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि ई के डायग्राम बनाइए, ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। देखिए ई के पिता का विवाह डायग्राम बनाइए, तो ई के पिता, यहाँ ई का कोई पिता है, ये पता नहीं है कौन है, तो ई के पिता का विवाह किससे हुआ है, ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। इसका विवाह मतलब इसकी पत्नी हो जाएगी,
इसकी पत्नी कौन है? ये जी है। ये तो बात क्लियर हुआ ना। ई के पिता कोई है, उसका हमें पता नहीं है, जिसका विवाह किससे हुआ है? जी से हुआ है, तो अर्थात जी इसकी पत्नी हो जाएगी। अब आगे पढ़िए, जी से हुआ है, जी एफ की आंटी है। अब देखिए जी जो है एफ की आंटी है, एफ इससे निचले वाली पीढ़ी में होगा, एफ की क्या है? ये आंटी है, आंटी हम बना लेते हैं, जी एफ की आंटी है। ठीक, अब आगे पढ़िए, जी एफ की आंटी है, एफ की माँ एच का विवाह बी से हुआ है। देखिए एफ की माँ मतलब इनकी पीढ़ी में होगी, इसकी माँ कौन है? तो एच है। एफ की माँ एच का विवाह, ये एच है इसकी माँ, जिसका विवाह किससे हुआ है? बी से हुआ, अर्थात बी इसका क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। इसका पति जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एफ की माँ कौन है? एच का विवाह का, देखिए दो विवाहित जोड़ा मिल गया, ये एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा हो गया, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा कौन रहेगा। ठीक, तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जी एफ की आंटी है, जी एफ की आंटी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एफ की माँ एच का विवाह, एफ की माँ एच है, इसका विवाह किससे हुआ है? बी से हुआ है। बी ए का भाई है। अब देखिए जब बी, ये दोनों प्लस है, भाई है, यहाँ भी भाई है, इसका मतलब ये बी ए का भाई है, तो यहाँ कौन रहेगा? ए रहेगा, तभी ना ये इसका भाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका भाई हो जाएगा, ये भाई, और ये दोनों विवाहित जोड़े, ये दोनों विवाहित जोड़े, एक ही परिवार के दो सदस्य हो गए। यहाँ तक क्लियर कि बी ए का भाई है, इसका मतलब ए यहीं रहेगा। ठीक, ए यहाँ रहेगा। अब आगे पढ़िए, बी ए का भाई है, सी एच का भतीजा है। अब देखिए एच का भतीजा सी है, इसका मतलब इसका एक और पुत्र है, दो पुत्र सबका है, तो एक पुत्र ई मिल गया, इन दोनों का है, तो एक और इसका पुत्र है, कौन है आपका? तो सी है, तभी नहीं ये इसका एच का क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। सी का जो पुत्र होगा, जी का जो पुत्र होगा, ये इसका पुत्र हो गया, ये एच का क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दो पुत्र दोनों का है, ये हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ था। अब आगे पढ़िए, सी एच का भतीजा है, तो ए का डी से क्या संबंध है? अब ऊपर जो पढ़ा था ना कि सी और डी चचेरा भाई है, इसका मतलब जो इसका पुत्र एक तो एफ मिल गया है, तो एक और इनका पुत्र है, कौन है आपका? तो डी है। सी डी का चचेरा भाई है, तो डी भी इसका एक पुत्र है। ये बात यहाँ पे हम लोग को क्लियर समझ में आ गया। डायग्राम ऐसे बनेगा, आप समझे कि नहीं? डायग्राम हमें बोला हुआ था शुरू में स्टार्टिंग में कि जी एफ की आंटी, ये तो बोला हुआ था सबसे पहले कि ए का यहाँ जो बोला हुआ था कि ई के पिता का विवाह जी से हुआ था, जी एफ की आंटी, सब डायग्राम हम लोग पढ़ के आराम से बना लिए। दो चीज, ये जो बोला था कि ये इसकी भतीजा जो है सी है, इसका मतलब जी का पुत्र है, इन दोनों का ये पुत्र है जी सी, और सी जब पुत्र है, उसके बाद बोला था कि सी और डी चचेरा भाई है, तो डी इन लोग का पुत्र है, दो ही जोड़ा है विवाहित। ठीक, तब चलिए आगे देखिए क्या बोला हुआ है कि ए का डी से क्या संबंध है? डी यहाँ है, ए यहाँ है, तो ए का डी से क्या संबंध है? से मतलब इससे इसके और एरो बना देना है, तो ये ए जो है डी का क्या लगेगा? तो चाचा लगेगा। क्या लगेगा? चाचा लगेगा, अंकल लगेगा। तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है चाचा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आप डायग्राम बनाए रहते तो आसानी से बन जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 10 नंबर कि प्रसन्न का आनंदित, तो उदास का क्या होगा? प्रसन्न आनंदित, यानी दोनों सिमिलरली है, सिनोनिम्स है। तो उसी तरह से उदास का देखिए संतुष्ट, आनंदपूर्ण, नहीं विनोद, ये हो जाएगा विषादग्रस्त, यानी कि दुखी, यही हो जाएगा हम लोग का सी जो है ऑप्शन हो जाएगा। उदास का मतलब विषादग्रस्त, ये सिमिलर लग रहा है, सिमिलर है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि POSTER पोस्टर को हम लिख रहे हैं 5 9 2 3 1 4, और DAR के डार्क को हम लोग लिख रहे हैं 8 6 4 7। तो कह रहा है कि STROKE स्टो को क्या लिखे? देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो बड़ी आसान रहता है। ये P का यहाँ 5 है, O का 9 है, ये नंबरिंग देख देकर के इसमें बैठा देना है। तो S का क्या होगा? देखिए S का यहाँ 2 है, T का यहाँ 3 है, R का देख लीजिए यहाँ पे 4 है, O का देख लीजिए O यहाँ पे है 9 है, K देख लीजिए K इसमें है यहाँ 7 है, E का है तो E का 1 है। तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है? 23 49 71 देख लीजिए किसमें है? 23 49 78 71 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आंसर हो जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए कि जैसे ये जो इसमें रिलेशन है ना, वही इसमें हमें ढूंढना है क्या रिलेशन होगा, वही बोला हुआ है। ठीक, तो एक बात बताइए कि ये 28 और 63, यानी 28 दूना 56 होता है ना, 28 का 2 गुना 56 होता है, 56 प्लस जैसे ये गुणे 2 किया है, 28 दूना 56, 57 58 59 60 61 62 63, ये 7 और जोड़ा हुआ है। और 7 का मतलब क्या हुआ कि ये 28 का
1/4 है, तभी ना 7 यहाँ जोड़ रहा है। इसका मतलब 2.1/4 गुना है, 2.1/4 गुना है। ये इसका 2.1/4 गुना है, 2 गुना यानी 28 गुना 56 और 1/4 गुना मतलब 7 और जोड़ रहा है। तो इसमें देख लीजिए 36 गुना 72 और 1/4 9 हो रहा है, तो 72 और 9 हो जा रहा है 81, ये नहीं होगा। यहाँ 12 गुना 24 और 24 इसका 1/4 गुना 3 हो रहा है, 24 3 27, ये भी नहीं होगा। 48 गुना 96 और 1/4 12 यानी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 16 गुना 32 देखिए कैसे होगा, तो ये 2.5 गुना इसका है, 2.5 गुना नहीं 2.1/4 गुना है। 16 गुना 32 और 1/4 मतलब 4, तो 32 4 36 हो जा रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये जो है 2.1/4 यानी 2.25 गुना है, ये भी 2.25 गुना है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना होगा कि इसमें क्या रिलेशन है। तो 2.1/4 गुना है, ये भी 2.1/4 गुना, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि जिस प्रकार गूंगापन बोलने से संबंधित है उसी प्रकार स्मृति से संबंधित है। गूंगापन और बोलना यानी बोलना का अपोजिट जो हो गया गूंगापन हो गया, तो स्मृति मतलब यादाश्त, यादगार, याद रहे आपको, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मृति लोप हो जाएगा, जो याद नहीं है आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, ये विपरीत शब्द है, यानी कि आपका गूंगापन बोलने से विपरीत है, तो स्मृति से विपरीत क्या हो जाएगा, स्मृति लोप हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं 14 नंबर कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में 3 एक समूह से किसी प्रकार एक समान है और चौथा असमान है, तो ये ढूंढना है। देखिए इसमें ये बी का आपका 2 होता है 9 यानी 7, फिर यहाँ 9 और 9 18 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 7 9, फिर ये कुछ जोड़ घटाव ऐसा हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे 2 को बराबर दे दिया है। यहाँ पे एक चीज से डिफरेंस आप पता लगा सकते हैं, BIRD देखिए एक वॉवेल है और 3 कॉन्सोनेंट है, एक वॉवेल है 3 कॉन्सोनेंट है, एक वॉवेल है 3 कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये बी ऐसा है ना जिसमें 2 वॉवेल है, तो यही एक अलग है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बी में 2 वॉवेल है, बाकी सब में एक वॉवेल 3 कॉन्सोनेंट है, इसमें 2 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट, अर्थात बी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए 2 चिन्हों को आपस में बदलना जाना है, तो किस चिन्ह को बदलना होगा। तो ऐसा तो क्वेश्चन हम लोग का बहुत आ गया है, ऑप्शन से बनाते हैं। पहले ये ऑप्शन से रखिए, ए में दिया है माइनस और प्लस, चेंज करके देखिए, माइनस की जगह यहाँ प्लस कर देते हैं और प्लस की जगह यहाँ माइनस करके पहले इसको बदल के देखिए, अगर सही होगा तो सही होगा, नहीं तो अगला चेंज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो ये 6/12 और गुणे 6 यानी 6 से कटा लेंगे, 6 दूना 12 और 2 से कटाएंगे 3 आ जाएगा, यानी 12 + 3 - 6, तो 12 3 15, 15 में से यहाँ 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और 9 सही भी आ रहा है, अर्थात यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से चेक किए सही हो जा रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या कर रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह से आपस में संबंधित है जिस प्रकार से नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है, यानी जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इसमें होना चाहिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना तो 6 2 8 और 1 1 2, यानी इन दोनों को जोड़ने पे तीसरा आ जा रहा है। इसमें देखिए ये जोड़ने पर 8 6 14 नहीं आ रहा है, 5 5 नहीं है, 5 5 और 2 2 4 45 हो जा रहा है, नहीं आ रहा है। ये 9 5 14 ये भी नहीं आ रहा है, 24 आ जा रहा है। ये दोनों को जोड़कर देखिए 8 4 12 कर 2 8 से 1 2 1 3 1 4 42 ये वाला आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन था, दोनों जोड़ने पे तीसरा आ जा रहा है, तो ये डी ऑप्शन में है, डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है जैसे 16 नंबर था, मतलब जो यहाँ रिलेशन है वही रिलेशन इसमें ढूंढना है। जैसे एक बात आप पता लगा रहे हैं कि 6 का 2 गुना हो जा रहा है, 6 दूना 12, और ये 6 का 3 गुना 36 18 + 2 हो जा रहा है। ठीक, 3 गुना करके 2 जोड़ दिया है, तो यहाँ 11 दूना नहीं हो रहा है, यहाँ पे 23 दूना नहीं हो रहा है, 5 दूना ये भी नहीं हो रहा है, 7 दूना 14 ये 2 गुना है, और देखिए 7 3 21 + 2 जोड़ दिया, अर्थात ये रिलेशन जैसा रिलेशन यहाँ है वही रिलेशन डी में मिला है, तो इसका भी डी ही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक, बात समझ गए होंगे, बड़ी आसान दोनों क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो 17 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर की शायद गलत चला गया था, आंसर में ए लिखा हुआ है ना, आंसर में 17 का ए लिखा गया, उसको सुधार लीजिएगा आप। 17 का ए नहीं होकर के आंसर में ए नहीं होगा, जो हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं ना डी ही होगा, डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक, वो गलती से ए लिखा गया उसको आप सुधार लेंगे। ठीक, तो चलिए आगे 18 देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता। देखिए इन तीनों में अलग अलग रिलेशन होगा। डॉक्टर, वेतनभोगी, माता पिता। कुछ माता पिता डॉक्टर होंगे, कुछ माता पिता वेतनभोगी होंगे, कुछ तीनों में आ जाएंगे। तो ये यही वाला रिलेशन होगा, ये सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था। डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता तीनों में कुछ कुछ का रिलेशन होगा, और कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जो तीनों में भी शामिल होंगे। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है, यदि संख्या एक निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर, यानी एक के अपोजिट पूछ रहा है कि एक के अपोजिट कौन सा फलक होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, ये दो ऐसा अंक है ना 3 3 जो कि समान है। ठीक, लेकिन ये समान सतह पे नहीं है। अगर समान सतह पे रहता ना तो शेष जो सतह होंगे अपोजिट हो जाएंगे। तो जब समान सतह पे नहीं रहता है ना, तो इससे हम लोग क्लॉकवाइज में हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रुप बनाते हैं। जैसे 3 के बाद यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 6 है। इसमें देखते हैं तो 3 के बाद यहाँ क्या है तो 4 है और यहाँ क्या है 2 है। तो ये 1 और 4 जो है अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पूछा था कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जहां भी अगर दो सतह पे दो अंक समान हो तो वहां से क्लॉकवाइज पकड़ के ग्रुप बना लीजिएगा। 3 के बाद 1 6, 3 के बाद 1 6, क्लॉकवाइज ही जाना है, ध्यान रहे। तो 3 के बाद यहाँ देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो 3 के बाद 4 2 आ रहा है, तो 1 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट जो नहीं इसमें है, नहीं कौन है 5, तो 5 हो जाएगा। लेकिन हमें 1 के अपोजिट ही पूछा था, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में पेपर कटिंग से रिलेटेड है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पेपर कटिंग में जैसे जैसे मोड़ा है उसे खोलते जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बन जाएगा। देखिए ऐसे मोड़ा है, इसको एक बार आपको बता देते हैं। पहले तो आधा मोड़ लिया है, फिर इधर से मोड़ लिया है, फिर इधर से मोड़ लिया है, यहाँ एक त्रिभुज कटिंग कर दिया है, यहाँ एक पॉइंट कटिंग किया है और यहाँ भी पॉइंट कटिंग किया है। तो जब ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ भी एक पॉइंट हो जाएगा, फिर इधर ओपन करिएगा तो ये पॉइंट दो यहाँ दो हो जाएगा और त्रिभुज एक यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर किस में है, डी में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, ये 4 गो पॉइंट यहाँ रहेगा, 4 गो यहाँ रहेगा, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी ही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष 8 महिलाओं और 12 लड़कों के बीच 820 रुपए बांटनी है। देखिए 6 मैन प्लस 8 वुमेन प्लस 12 बॉय, इसको हमें कितना रुपए देना है, 820 रुपए जो है बांटना है। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन है। विभाजित किया जाना है ताकि प्रत्येक महिला को एक पुरुष और एक लड़के को मिलाकर राशि, यानी यहाँ बोला है कि प्रत्येक वुमेन को मैन प्लस बॉय के बराबर राशि मिल रहा है। ठीक, एक मैन और एक बॉय के बराबर राशि मिल रहा है, और लड़के को मिली हुई धन राशि के बराबर मिलता है, और प्रत्येक पुरुष को एक लड़के की प्राप्त राशि से 1.5 गुनी है। देखिए मैन के बारे में बोल रहा है ना कि बॉय का 1.5 गुना मतलब 3/2 ऑफ बॉय है। ये दो बातें हमें दिया गया है कि एक वुमेन को एक मैन और एक बॉय के बराबर मिल रहा है, और एक मैन को जो 1.5 गुना ऑफ बॉय मिल रहा है। ठीक, तो आगे देखिए अब इसको सॉल्व कर, तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम इस मैन की जगह ये 3/2 आप बॉय रख लेते हैं, तो ये W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ आप मैन की जगह 3/2 बॉय प्लस बॉय रखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ जो है ये 3/2 ऑफ बॉय रखना था मैन की जगह, तो 3 2 5, 5/2 ऑफ बॉय। वुमेन इज इक्वल टू ये आ जा रहा है, वुमेन इज इक्वल टू 5/2 ऑफ बॉय आ जा रहा है। तो अगर यहाँ से हम बॉय में बदल ले इसको, तो ये इधर जाकर 2/5 हो जाएगा, यानी बॉय इज इक्वल टू 2/5 ऑफ वुमेन हो जाएगा। यानी यहाँ हमें पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में कि 8 महिला को कुल कितना धन मिलेगा, तो हमको सबको जो है वुमेन में बदलना होगा। तो बॉय को हम लोग 2/5 ऑफ वुमेन यहाँ से लिख सकते हैं, बॉय को 2/5 ऑफ वुमेन। अब एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे बॉय की जगह हम रख देते हैं इस बात को, तो ये मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बॉय की जगह रखना है 2/5 यानी कि 3/2, ये मैन बराबर 3/2, और बी की जगह हम क्या रख देते हैं, तो ये 2/5 वुमेन रख देते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ से निकल जाएगा m बराबर 3/5 W निकल जाएगा। तो देखिए सबको हम W में कन्वर्ट कर लिए, बॉय बराबर 2/5 ऑफ W और मैन बराबर 3/5 ऑफ W। अब इसमें रख दीजिए, सिंपली निकल जाएगा। 6 गुणे मैन को क्या लिख सकते हैं, तो 3/5 W लिख सकते हैं, प्लस
8W तो है ही, ये W में रहने दीजिए, प्लस 12 गुणे, अब W, ये बॉय को क्या लिख सकते हैं, तो 2/5 ऑफ W लिख सकते हैं, बराबर कितना है 820। अब यहाँ से आराम से वुमेन का निकल जाएगा एक का, तब जोड़ दीजिए इसको, ये 5 कट नहीं रहा है कोई, तो 5 जो है एलसीएम हो जाएगा, ये 18W प्लस 8 × 40W और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24W हो जाएगा, और बराबर इधर कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा। सिंपली इसको जोड़ लेंगे हम लोग, तो जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 18, 8 4 12 हो जा रहा है, और 4 2 6, 1 7 1 8, यानी कि 82 हो जा रहा है। 82W/5 इज इक्वल टू 820 हो जा रहा है। तो ये देखिए 10 मर्थ में कट जा रहा है, यानी एक वुमेन को कितना मिल रहा है, तो 50 मिल रहा है। तो हमें 8 वुमेन को कहा है, तो इधर 8 से गुणा कर लीजिए, तो 8 गुणे 50 यानी 8 × 40, 400 रुपया हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार और समझ लीजिए आप, हमें बोला था कि वुमेन को मैन प्लस बॉय के बराबर मिल रहा है, और एक मैन को 3/2 अब बॉय मिल रहा है। तो यहाँ मैन को इतना, ये तो हम कर लिए। अब इस मैन को यहाँ उठा के रखे, तो ये W बराबर 3/2 B, और ये हो जा रहा है, यानी कि वुमेन का मान आ रहा है 5/2, अब बॉय हो जा रहा है। तो बॉय हमें निकालना है, क्योंकि इसमें बॉय को हटाना है, W में बदलना है। तो बॉय इज इक्वल टू, ये उलट जाएगा, 5/2 ऑफ वुमेन हो जाएगा। अब इस चीज को हम यहाँ रख लिए, तो यहाँ जब रखे हैं, ये बॉय की जगह हम क्या रखे हैं, 2/5 ऑफ W, तो ये मैन भी को W में बदल जा रहा है, और बॉय भी W में। इन दोनों मानों को हम इसमें रख लिए, तो एक वुमेन को 50 रुपया आ जा रहा है, तो 8 वुमेन को कितना हो जाएगा 400 रुपया, यही हमें निकालना था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में 3 संख्याएं किसी एक समान है, एक अलग है, उसको हमें ढूंढना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, देखिए ये भी 11 से कट जा रहा है, 3 1 4 11 से कट जाएगा, ये 6 1 7 हो जा रहा है, 7 में से 6 गया, 1 नहीं कटेगा, ये 9 2 11 में से 0 गया, 11, ये भी, यानी ये वाला जो है 11 से डिविजिबल नहीं है बी नंबर, और बाकी सब कट जा रहा है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। 166 जो है 11 से नहीं कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 23 नंबर का रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में टीचिंग को SDBDGHOH लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में BOOKWORM को क्या लिखा जाएगा। देखिए जो रिलेशन यहाँ है ना, वही रिलेशन यहाँ हमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या है, ये T20 होता है, S19 होता है, यानी कि एक घटा लिया है, -1 किया है। अब E जो है 5 और D जो है 4 होता है, यहाँ भी एक घटा लिया, देखिए एक घटाया हुआ है, -1 यहाँ भी किया हुआ है, ठीक। केवल हम इसके ऊपर लिखते जाते हैं कि क्या किया हुआ है। यहाँ -1 किया है, ये भी -1 किया है। A के बाद B यानी कि +1 कर लिया है, C के बाद D यानी +1 कर लिया है, H के बाद G यानी कि -1 कर लिया है, फिर I का H लिखा है यानी -1 कर लिया है, 9 में से 1 गया 8, N को O लिखा है यानी +1 किया है, G का H लिखा है +1 किया है। तो क्या कर रहा है, पहले 2 घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है, 2 घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है। तो आप भी वैसा कर लीजिए, घटाएंगे, 1 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे, यानी 2 में 1 1 घटाएंगे, फिर 1 1 जोड़ेंगे, फिर 1 1 घटाएंगे, 1 1 जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें घटाना है, तो घटाइए, B में से 1 घटाएंगे, A हो जाएगा, फिर O में से 1 घटाएंगे यानी कि MN हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद O में 1 जोड़ेंगे तो MNOP हो जाएगा, और K में 1 जोड़िए तो K 2 में 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, पहले घटाना है, फिर 2 जोड़ना है, तो K के बाद L हो जाएगा। W यानी कि 23 में से 1 घटा दीजिए तो V हो जाएगा, VW होता है। उसके बाद O में भी 1 घटाना है तो N हो जाएगा, ठीक। R में 1 जोड़िए तो S हो जाएगा, और M में 1 जोड़िए N हो जाएगा। तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ANPLVNSN, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसा रिलेशन यहाँ पहले 2 में 1 1 घटा रहा था, 1 1 जोड़ रहा था, 1 1 घटा रहा था, 1 1 जोड़ रहा था, तो हम भी यहाँ पे वही कर लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो सिलॉक आपका सिलॉक से है, ठीक। पहले डायग्राम बनाइए। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं और कुछ खिलाड़ी एथलीट है। देखिए कुछ विद्यार्थी, कुछ जो है यहाँ विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, कुछ विद्यार्थी जो है खिलाड़ी हैं, उसके बाद कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी एथलीट है। तो देखिए अब 2 डायग्राम बनेगा, खिलाड़ी यहाँ तक है ना, तो आप इधर से भी ले सकते हैं एथलीट को, और इधर से भी ले सकते हैं। तो एक में हम अलग ले लेते हैं, ये एथलीट हो गए, और एक और आइदर केसेस बन रहा है तो उसको भी बना लेंगे। ये पहले तो बोला है कि कुछ विद्यार्थी जो है क्या है, खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी हो गए, ठीक। उसके बाद बोला है कि कुछ खिलाड़ी एथलीट है, तो आप इधर से भी तो ले सकते हैं ना एथलीट को, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ तक है, तो ये हम लोग एथलीट ले रहे हैं, ठीक। ये एथलीट हो गया। 2 डायग्राम बनने का चांस था, दोनों बनाएंगे, ठीक। अब क्या कर रहे हैं आगे, निष्कर्ष 3 हमें दिया हुआ है, 1 2 3 निष्कर्ष दिया हुआ है।
देखिए निष्कर्ष पढ़िए पहले ध्यान से कि कुछ विद्यार्थी एथलीट हैं, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट और थर्ड जो है आइदर में जा सकता है। कैसे हम पहचान लेंगे आइदर में जा सकता है, आपको बताए थे आइदर में जाने का 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। क्या कंडीशन होता है आपको बताए थे कि दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कुछ विद्यार्थी एथलीट है और इसमें दिया है कि कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है। दोनों में विद्यार्थी एथलीट है। और एक बोले थे पहला कंडीशन आपको क्या बताए थे कि दोनों निष्कर्षों में एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो विद्यार्थी एथलीट दोनों में है। दूसरा कंडीशन ये है कि एक पॉजिटिव रहे दूसरा नेगेटिव रहे। तो ये भी फुलफिल कर रहा है, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। अब एथलीट विद्यार्थी में तीसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर 2 फिगर बना है तो एक फिगर में रिलेशन होना चाहिए, एक में नो रिलेशन होना चाहिए। तो एथलीट और विद्यार्थी में देखिए इसमें नो रिलेशन है, इसमें रिलेशन है, अर्थात ये आइदर केसेस में चल जाएगा। या तो ये वाला फिगर बनेगा या तो ये फिगर बनेगा, यानी कि ये दोनों किस में चला जाएगा, आइदर में जाएगा। यानी आंसर क्या बनेगा, देखिए आंसर हम बना रहे हैं या तो 1 या 3 होगा, या तो 1 या 3। अब इसको चेक कर लेंगे कि 2 सही है गलत है। तो 2 को चेक करिए, कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सही है। कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी ये भी सही है, अर्थात दूसरा सही है। तो या तो 1 या 3 और 2 सही है। ये जिस ऑप्शन में होगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, केवल निष्कर्ष 2 और या तो 1 या 3। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये पहले रहे या बाद में रहे कोई मतलब नहीं है, ठीक। आइदर जो है किस में रहेगा, 1 या 3 रहेगा और 2 सही है, यानी ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या क्या होगी। देखिए जो रिलेशन यहाँ है ना वही यहाँ हमें ढूंढ देना है, बहुत सिंपल है ये वाला। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये फिगर, ये जो लाइनिंग ऐसा है ना इसमें ऐसे बन जा रहा है, तो इसमें भी ऐसा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब क्या हो रहा है ना, देखिए ये एक्स यहाँ है तो यहाँ चला रहा है, तो एम यहाँ है तो इसमें यहाँ चलाएगा, ठीक। अब जैसे जैसे वैसे करते जाइए। अब देखिए के यहाँ है ना तो कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है, यहाँ पे। तो के जो है इसमें देखिए ये के यहाँ है तो यहाँ चला रहा है, तो यहाँ ओ है तो यहाँ ओ चलाएगा, ठीक। अब जैसे वैसे करते जाइए। अब देखिए ओ यहाँ पे है तो यहाँ चला रहा है, तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, ओ यहाँ है ना, 1 मिनट, ओ यहाँ है तो इधर चला है, तो एम यहाँ है, यहाँ ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा, ठीक। ये पॉइंट यहाँ चलाएगा। यानी ऐसा ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं कि ये किस में ऑप्शन है, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। देखिए ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी में ही दिया हुआ है। एम जो है यहाँ वाला है, यहाँ पॉइंट है, ये के तो यहाँ आएगा ही नहीं, यानी कि एक्स यहाँ चलाएगा और एक पॉइंट यहाँ चलाएगा। कैसे एक्स यहाँ आएगा, तो देखिए जो यहाँ वाला पॉइंट है ना वो इसमें यहाँ वाला पॉइंट यहाँ चला रहा है, तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स कहाँ चलाएगा, इसमें यहाँ चलाएगा, यानी कि यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसा जो है बी में दिया हुआ है, एक्स यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट एम और ए ओ पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। हम लोग 2500 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2500 रीजनिंग का क्वेश्चन समाप्त किए। तब चलिए मैथ की ओर बढ़ते हैं, मैथ का भी एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैथ का, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपए की राशि 14% वार्षिक दर से 2.5/7, देखिए 2.5/7 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, जो मेथड बता रहे हैं उससे बहुत आसानी से बनेगा। 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए 14% रेट है तो पहला साल का 14, दूसरा साल का 14, ये बताए थे आपको, ऐसा हम तरीका बताए हैं बनाने के लिए। पहला साल का 14%, दूसरा साल का 14% और फिर 14 का 14%, यानी ब्याज का ब्याज जुड़ता है। तो 14 का 14%, 14 है 196 और प्रतिशत का मतलब 100 से भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। यानी ये टोटल 2 साल का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 14, 28 और 29.96 रुपया हो जाएगा। ये 2 साल का निकल गया। अगर ये सिर्फ 2 साल का पूछा रहता ना तो 10,000 रुपया का 29.96% निकाल देते, यही आंसर हो जाता। 14% पहला साल का, 14% दूसरा साल का। अब इस 14 का 14% यानी 14 है 196/100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.96 आ जाएगा। यानी तीनों जोड़ लिए तो 29, 14, 28, 29.96 2 साल का आ रहा है।
ये 2 साल का निकल गया। अब बचा 5/7 साल का, तो 14 का 14% रेट है, इसका हमें पूरा वर्ष नहीं जाना है, 5/7 साल जाना है। तो 14 का 5/7 निकाल लीजिए, तो 7 दूना 14 यानी 5 दूना 10% आ जा रहा है। तो ये जो अगले 5/7 साल है, ये 5/7 वर्ष है, तो इसके लिए रेट हमारा 10% हो जा रहा है। ये पूरा नहीं जाएगा, अगर पूरा जाते तो 14% होता, 3 साल का जाते तो, लेकिन तीसरे साल में हमें कितना जाना है, तो 5/7 ही जाना है। तो 5/7 ऑफ 14 किए तो कितना रहा है, 10%। अर्थात जो ये 5/7 साल में हमें जाना है, इसमें रेट कितना लगेगा मेरा, 10% लगेगा। तो ये 10% तो लगेगा ही, फिर इसका भी 10% लगेगा। ये ब्याज का ब्याज जुड़ता है ना इसमें, तो इसका 10% मतलब किसी भी चीज का 10% निकालना, यानी 0.1 स्थान खिसका दीजिए इधर बाएं, तो ये 2.996 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, तो 29 10 39 और 2 41 हो जाएगा। इधर से जोड़ते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 9 6 15 कर 5 हासिल 1 हो जाएगा, और इधर 9 6 15 का 5 हासिल 1 हुआ ना, और उसके बाद 9 9 18 1 19 का 9 हासिल 1 हो जाएगा, और इधर हुआ 9 2 11 1 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 2 1 3 यानी 32.9। 1 मिनट रुक जाइए, जोड़ने में मिस्टेक हुआ है क्या, जोड़ लेते हैं एक बार। 6 की 6 हो जाएगा, 9 6 15 कर 5 हासिल 1 हो जाएगा, 9 9 18 1 19 का 9 हासिल 1 हो जाएगा, और यहाँ हुआ हम लोग का 2 और 9 2 11 1 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 42.95% आ रहा है। तो अब सिंपली हमें मूलधन कितना था, 10,000 रुपये था, तो 10,000 का 42.95%, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और ये जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो और हो जाएगा, तो 3 1 4 जीरो से ये चारों जीरो खत्म हो जाएगा। अब पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी 4,295 रुपये 60 पैसा आ जाएगा। यही हम लोग का जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो 4,295 रुपये 60 पैसा नहीं है, निकटतम रुपया में पूछा है तो 60 पैसा, यानी कि ये हो जाएगा 4,296 रुपये हम लोग का हो जाएगा। ठीक, 95 रुपये 60 पैसा, तो 50 से ऊपर रहता है तो 1 रुपया जुड़ जाएगा निकटतम जो है रुपया में, तो यही हम लोग का हो जाएगा 4,296 रुपया। देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, इसमें लोग फंसेंगे। ये बहुत आसान तरीका है, एक बार और समझ लीजिए। 2 साल का, पहला साल का 14%, दूसरा साल का 14%, फिर 14 का 14 कितना हो गया, 1.96, यानी 2 साल का हो गया 29.96%। तीसरा साल में हमें पूरा नहीं जाना है, 5/7 जाना था, तो 14 का 5/7 निकाले यानी 10%, तो ये 10%, इसका 10% यानी 0.1 इधर खिसका दीजिए, 2.996 हो जाएगा। तीनों को जोड़ लिए तो टोटल ब्याज हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहा है 42.956% आ रहा है। तो मूलधन हमारा 10,000 था, तो 10,000 का 42.956% निकालिए, कितना आ जा रहा है आपका, तो 4,295 रुपये 60 पैसा, यानी कि वो 96 रुपये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 12 संख्याओं का औसत 46 है। देखिए टोटल 12 संख्या है, 46 औसत है, यानी गुणा कर लीजिए, कुल योग निकल जाएगा। 12 छक 72 कर 2 7, अब 12 चौक 48 और 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15, यानी कि 552 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि यदि पहली 4 संख्या का औसत 43 है तो इसका भी योग निकाल लेते हैं। 4 3 12 कर 2 हासिल 1, 4 चौको 16 1 17 172 हो जा रहा है। फिर कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 49.4 है, तो इसको भी गुणा कर लीजिए। 5 चौको 20 0 2 हो जाएगा, 9 5 45 2 47 कर 7 हासिल 4 हो जाएगा, और हो गया 5 चौको 20 4 24, यानी 247 हो जा रहा है। ठीक, तो अब एक बात बताइए कि ये 5 गो शुरू से ले लिए, 4 गो हम बाद वाला लिए, तो 5 4 9, 4 गो शुरू से लिए, अंतिम वाला 5 गो, यानी कि 5 4 9 हो गया, 3 गो संख्या और बचेगा। टोटल 12 गो है, 9 गो ले लिए, यानी 3 गो बचेगा। तो 3 गो कौन कौन बचेगा, तो शुरू में 4 गो लिए हैं, तो ये 5वीं बचेगा, 6ठी बचेगा, और ये 7वीं बचेगा। ये कैसे निकलेगा, इनका योग कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 7 2 9 हो गया, 7 4 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 419 इन दोनों का योग हो गया, 5 4 9 का, और 12 में से 9 को घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, ये तीनों का योग निकल जाएगा। तो घटा लीजिए, 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा आपका, तो 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, ये 5 में से 4 गया 133 हो जा रहा है। अब जो है इन तीनों में रिलेशन हमें दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया है, पढ़िए नीचे।
पांचवी और छठी संख्या सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज्यादा है। अगर इसको x मानेंगे तो ये इससे 4 अधिक है यानी x + 4, ये 6 अधिक है यानी कि x + 6 हो जाएगा। तब तीनों का योग कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 133। x यानी 3x = 6 4 10, इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 33 में से 10 घटाइएगा 123 आ जाएगा। अब घटा दीजिए 3 चौके 12, 3 का यानी x का वैल्यू 41 आ गया। तो क्या आपसे पूछा है पांचवी और सातवीं संख्याओं का औसत, तो पांचवी मतलब ये हो गया और सातवीं मतलब x हो जाएगा। तो ये 41 और ये आपका x है, तो ये दोनों का औसत निकालना है। तो ये 41 4 कितना हो जाएगा 45 + 41, ये हो जा रहा है 45 और ये है 41। तो ये दोनों का जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 45 + 41/2 यानी 5 1 6 ये 86/2 यानी कितना हो जाएगा आपका, तो 43 हो जाएगा। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, 12 संख्या का औसत 46 गुणा कर लिए योग निकल गया। शुरुआत में 4 संख्याओं का औसत 43 गुणा कर लिए योग निकल गया। अंतिम 5 का इतना औसत तो गुणा कर लिए योग निकल गया। इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाए तो शेष जो हम लोग पांचवी छठी और सातवीं का योग निकल जाएगा 133। अब इन तीनों में रिलेशन दिया था कि ये अगर x है तो ये 4 इससे अधिक है, ये 6 अधिक है, सबको जोड़ेंगे 133 आएगा, यानी x का वैल्यू 41 निकल जा रहा है। तो हमें ये पांचवी का और सातवीं का औसत पूछ रहा है। तो ये हो गया 41 4 45 और ये 41, 45 + 41 86/2 यानी कि 43 हो जा रहा है, हम लोग का एवरेज हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोनों क्वेश्चन अच्छा था, अब अगला बढ़िए। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए ए और बी आपको रेशियो से बताए थे कि वर्तमान मतलब इसको 0 मान लेंगे। रेशियो कितना है इसका 8:9 है। उसके बाद कह रहा है कि 9 वर्षों के बाद यानी +9, 9 वर्ष के बाद क्या हो जा रहा है, तो ये 19:21 हो जा रहा है। ठीक, तो बोला है कि यदि सी बी से 3 वर्ष छोटा है तो सी की वर्तमान आयु, पहले तो हमें बी का निकालना होगा। तो बी का कैसे निकालेंगे, देखिए इधर तो वर्ष का अंतर 9 हो जा रहा है और इधर भी अंतर सेम होना चाहिए। तो 19 में से 18 घटाना है 11 हो जा रहा है, और फिर 11 में से 21 में से 9 घटाना है तो 12 नहीं आ रहा है बराबर। यानी बराबर करने के लिए क्या बताए थे कि इन दोनों के अंतर से ऊपर गुणा कर लेंगे, यानी 19 20 21 2 से ऊपर गुणा करना होगा और इन दोनों का अंतर 1 हुआ 1 से नीचे, यानी ये हो जा रहा है 8 दूना 16:18 हो जा रहा है और ये हो जा रहा है 19:21 हो जा रहा है। अब देखिए ये 3 आ गया, यहाँ भी 3 हो गया, यानी 3 3 बराबर हो गया। इधर 3 का वैल्यू 9 दिया, 3 यूनिट का वैल्यू 9 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 3 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष हो जाएगा। क्या पूछा है हमें, सी बी से 3 वर्ष। तो सबसे पहले आप बी का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी का 18 है, तो 18 यूनिट का वैल्यू 18 23 54 वर्ष हो जाएगा। ठीक, 18 दूना 36 18 23 54 वर्ष। अब ये निकला है बी का वर्तमान निकल गया 54 वर्ष। तो ये बोला है कि सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी का निकालना होगा। तो क्या करेंगे 54 में से 3 घटा देंगे 51 वर्ष का हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। रेशियो मेथड बहुत आसान है, एक बार और समझ लीजिए। 8-9 का रेशियो है, 9 वर्ष बाद जो है 9-21 का, तो इधर तो 9 वर्ष आ रहा है, ये वर्ष में अंतर इधर भी बराबर आना चाहिए, नहीं बराबर आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर 2 से ऊपर गुणा कर लिए 1 से नीचे, तो देखिए अब बराबर आ गया। यानी 3 यूनिट का वैल्यू 9 वर्ष था तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष, तो बी का 18 यूनिट का वैल्यू 54 वर्ष। अगर बी का वर्तमान पूछता तो 54 हो जाता, लेकिन हमें बोला है कि सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, तो 54 में से 3 घटा लीजिए 51 वर्ष को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कह रहा है 29 नंबर कि x + y = 12 है, और उसके बाद बोला है कि xy = 27 है। तो बोला है कि x इज ग्रेटर देन y है, तो हमें कह रहा है कि x³ - y³ बराबर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा 2 संख्या ढूंढिए कि जिसको फैक्टर गुणा करने पे 27 है और जोड़ने पे 12 आ जाएगा। तो 9 3 12, देखिए 9 3 12 और 9 गुणे 3 यानी 27 आ जा रहा है। 29 27 और 9 3 12, और इसमें x को बड़ा लेना है, यानी ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। तो x³ यानी कि 9 का क्यूब 729 हो जा रहा है, माइनस y³ यानी कि 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। तो घटा दीजिए तो 702 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये आसान क्वेश्चन है, किसी भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। 9 और 3 12 हो जा रहा है और 9 3 27 हो जा रहा है, यानी x बड़ा है तो x का मान 9, ये 3, यानी 9 क्यू में से 3 क्यू घटा लिए तो 702 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए।
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 6, 7 और 8 सेंटीमीटर है। सबसे बड़े कोण का संधिभाजक सामने वाली भुजा को 2 भागों में विभाजित करता है। देखिए पहले तो आप फिगर बनाइए इसका। ये एक त्रिभुज है, ये 6 है, 7 है और ये 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ बोल रहा है कि सबसे बड़े कोण का, अब देखिए सबसे बड़ा कोण यानी जो भुजा बड़ा होता है ना उसके सामने का कोण बड़ा होता है। अगर एबीसी एक ट्रेंगल हम बना ले, एबीसी ये ट्रेंगल दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ा कोण ये 8 के सामने वाला भुजा होगा। 8 के सामने वाला भुजा कोण जो होगा वो सबसे बड़ा कोण होगा। जो भुजा बड़ा होता है उसके सामने के कोण भी बड़ा होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये 8 है तो इसके सामने का कोण जो है ये क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, आप किसी को भी बना सकते हैं भुजा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सामने का कोण। तो अब कह रहा है कि सबसे बड़े कोण के कोण संधिभाजक, इसका जो बड़ा कोण है इसका एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर यानी एंगल बाइसेक्टर को अगर क्रॉस से दर्शाते हैं तो एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है, इसे 2 भाग में बांट रहा है। सामने वाले कोण का संधिभाजक सामने वाली भुजा को 2 खंडों में विभाजित कर रहा है। तो छोटे खंड की लंबाई क्या होगी, ये जो 2 खंड में बांटा है ना, तो इसमें एक छोटा एक बड़ा है, तो कह रहा है छोटे खंड की लंबाई क्या होगी। देखिए अगर ये टोटल 8 है तो हम इसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस x हो जाएगा। ये 2 खंड में बांटा, मान लीजिए इसको d है, ये d बांट रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये x अगर मान लेते हैं तो ये 8 माइनस x हो जाएगा। तब आपको क्या करना है ना कि इसमें देखना है कौन छोटा है, उसी के हमें लंबाई निकालना है। देखिए क्या होता है, एक रिलेशन होता है, इसको थ्योरम के रूप में याद कर लीजिएगा। जब भी एंगल बाइसेक्टर इसको डी पॉइंट पे कट कर रहा है तो इनमें क्या रिलेशन होता है ना, AC AB बट्टा, ये रिलेशन होता है, यहाँ लिख देते हैं AB बट्टा BD इज इक्वल टू AC बट्टा ये DC हो जाता है। AC बट्टा CD या DC का ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हो जाता है ना, ये थ्योरम ही है, इस पे इसको याद कर लेना होगा आपको। जब भी एंगल बाइसेक्टर सामने वाले भुजा को 2 भाग में बांट रहा होगा तो ये संगत भुजा AB बट्टा BD इज इक्वल टू AC बट्टा CD होता है। इसको ध्यान में रखना होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। थ्योरम ही होता है तो अब रख लीजिए, सिंपल सी बात हो गया। ये 6 बट्टा 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू इधर 7 बट्टा एक्स हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा कर लेना आपको, तो 6x इज इक्वल टू 8 7 56 माइनस 7x हो जाएगा। तो ये इधर आकर जुट जाएगा, तो 6 7 13, 13x इज इक्वल टू 56 हो गया। तो x इज इक्वल टू हो जा रहा है 56 बट्टा 13 हो जा रहा है। तो देखिए अभी आप आंसर नहीं कर सकते हैं, ये आ गया 56 बट्टा 13, तो इसको भी निकाल लेते हैं। 8 माइनस एक्स वाला भी निकालेंगे, हमें छोटा पूछा है तो हमें ये पता है, थोड़े चल रहा है कि ये छोटा है, पहले घटा लेना होगा। तो 8 में से 56 बट्टा 13 घटा लीजिए, 13 8 कितना हो जाएगा 104। तो 104 माइनस 56 करेंगे बट्टा 13, तो ये कितना आ जा रहा है, यहाँ से इसको इधर लिख देते हैं। 14 में से 6 गया 8 और इधर हो जाएगा 48 बट्टा 13 आ जा रहा है। तो अब ये बताइए कि 56 बट्टा 13 छोटा है कि 48 बट्टा 13 छोटा है। तो 48 बट्टा 13 छोटा है, तो ये हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसीलिए बोले थे कि यही आंसर आप नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग निकालें 48 बट्टा 13 यही छोटा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे जल्दबाजी में निकालेंगे 56 बट्टा 13 यही आंसर कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। हम लोग जो 56 बट्टा 13 निकाले हैं, तो ये 56 बट्टा 13 है, तो 8 माइनस एक्स निकालें 48 बटा 13, तो ये ना छोटा है ना 48 बटा 13, 56 बटा 13 क्या है, बड़ा है। तो अगर बड़ा खंड पूछा रहता तब ये आंसर हो जाता। क्लियर, समझ में आ गया होगा। रिलेशन क्या होता है, AB बट्टा BD इज इक्वल टू AC बट्टा DC होता है। तो यहाँ से हमने रख के निकाल लिया, इसको x माने हैं 8 माइनस एक्स, तो यहाँ कैलकुलेट कर लिए, x का वैल्यू 56 बटा 13 आ रहा था, तो इसको निकालें 48 बटा 13, तो यही आंसर हो जाएगा, यही छोटा है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 31 नंबर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114 है और एक्स वाई जेड बराबर 216 है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू निकालना है। देखिए ये बहुत बार आया हुआ है, एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स होता है। अगर हम क्या करें कि यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये सब प्लस में बदल जाएगा। यहाँ अगर माइनस तीनों में कॉमन ले लेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक, तो अब सिंपल हो गया। ये हमें इसका भी वैल्यू दिया गया है यहाँ 216, इसका वैल्यू नहीं पता है, इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है, तो आराम से रख लेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन हमें ये x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप पढ़े होंगे कि ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक, एक्स वाई प्लस जेड वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। ठीक, तो अब रख लीजिए ना, इस पे निकल जाएगा। इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान हमें यहाँ दिया ही हुआ है 133, तो 133 प्लस 2 इंटू और इसका भी वैल्यू दिया 114, तो 114 दूना डायरेक्ट लिख देते हैं 228। अब ये जोड़ लीजिए, 8 3 11 कर 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 361। ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 361 है, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड निकालना होगा तो ये रूट में चल जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा। तब इसमें रख लेंगे आराम से। हमें इसका वैल्यू निकालना है, देखिए इसका मान निकालना है तो अब यहाँ अगर रखते हैं आप 19 गुणे ये 19 अभी हम निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का मान 19, तो 19 गुणे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान कितना है 114 है। और इसका वैल्यू देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू 216 है, तो 216 3 गुणे 216 हो जाएगा। ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब कर लीजिए सिंपल, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये देखिए पहले यहाँ घटाएंगे 14 तो कितना हो जा रहा है आपका, तो 13 में से 4 गया 9, 19 गुणे 19 हो जा रहा है, ये 19 ही आ जा रहा है। जब 133 में से 114 घटाएंगे 19, यानी 19 19 से 361, डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं 361 प्लस ये वाला जब गुणा करेंगे ना, इधर 3 से 216 में गुणा कर लेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो 216 तिहाई कितना हो जाएगा, 16 तिहाई 48, 648 हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। अब जुड़ लीजिए तो 8 1 9 हो जा रहा है, 6 4 10 कर 0 8 से 1 6 3 9 1 10, यानी 1009 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसका सब क्वेश्चन जो है ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, लेकिन बहुत अच्छा सेट है। ऐसा सेट बनाइएगा तो स्टैंडर्ड आपका बढ़ेगा दिमाग। ठीक, देखिए ये हमें निकालना था, इसका तो हमें पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला ही होता है। और ये हमें नहीं पता है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। तो यहाँ से हम निकाल लिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान 19 आ जा रहा है, तो 19 गुणे इसका वैल्यू रखे तो ये भी घटाए तो 19 आ जा रहा है, तो 19 19 से 361, और ये 3x वाई जेड का जो मान होगा इधर माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा 648, तो जुट गया हम लोग का 1009 आ जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 32 नंबर। बोला हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा बट्टा cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है। तो थीटा वैल्यूज करता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो बोला है cot थीटा प्लस को, देखिए सबसे पहले इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस बराबर तिरछा गुणा कर लीजिए 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर भेजेंगे तो 3 cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर, यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या करिए, इसको ये cot स्क्वायर थीटा को हम लोग बदल लेंगे तो 3 गुणे cos स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। तो ये cos स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब तिरछा कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 बट्टा 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जा रहा है √3 बट्टा 2 हो जा रहा है। तो यहाँ से ये स्पष्ट निकल जा रहा है कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमें पूछा हुआ है, देखिए क्या पूछा हुआ है, cot थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान निकालना है, तो हम नहीं रख लेंगे। cot 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3, तो cot 60 का मान 1 बट्टा √3 हो जाएगा, प्लस cosec 60, तो cosec 60 ये उलट जाएगा, यानी कि 2 बट्टा √3 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा,
3/√3 हो जाएगा, एक कट जाएगा तो ऊपर केवल √3 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम सबसे पहले इसको सॉल्व किए तो हमें पता चल गया कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, तो इसमें 60 रख लिए, कॉट 60 का मान 1/√3 और कोसेक 60 का मान 2/√3, तो 3/√3 यानी कट के कितना आ जा रहा है, √3 आ जा रहा है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला है 2x² + y² + 6x - 2xy + 9 = 0। तो हमें कह रहा है कि 4x³ - y³ + x² y² का वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें हमें क्या करना होगा ना कि यहाँ से सबसे पहले x और y का मान निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आप इसको 2x² को x² + x² 2 बार लिख दीजिए, और देखिए ये यहाँ 2xy है ना, तो ये x² + y² - 2xy, इसको एक साथ रख रहे हैं। इसमें का x² एक है अभी, तो ये x², उसके बाद प्लस 6x और प्लस 9 को हम लोग जो है एक साथ रख रहे हैं, ठीक, बराबर यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया। तब यहाँ से दोनों में रिलेशन आराम से निकल जाएगा, सब यूज भी हो जा रहा है। ये 2x² को हम x² + x² कर लिए, x² + y² और -2xy कर लिए, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग का, x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस अब यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है आपका, तो x + 3 का होल स्क्वायर हो जा रहा है, x + 3 का होल स्क्वायर, तभी हो जाएगा a² + 2ab यानी 3 दूना 6x + b² मतलब 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये कब जो है वैलिड करता है, कब ये दोनों मान बराबर होता है, तो जब यहाँ से जब दोनों को बराबर करेंगे, ये दोनों के वर्गों का योग 0 है, तो ये कब होगा, जब ये भी 0 के बराबर हो जाए और ये भी 0 के बराबर हो जाए, तो अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा x - y = 0, अर्थात x बराबर y निकल जाएगा, और यहाँ करेंगे तो x बराबर -3 निकल जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब x बराबर -3 इससे आया हुआ है, और इससे x बराबर y, इसका मतलब क्या हो गया कि y बराबर भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, दोनों बराबर ही हो जा रहा है, x का मान या y का मान दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। अब सिंपल सा हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 4x³ और y³ को हम x³ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये -x³ कर लीजिए, प्लस x² और y² को हम x² लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अब सिंपल हो गया, ये हो जाएगा 4x³ में से x³ चला जाएगा तो 3x³ प्लस x² x के पावर 4 हो जाएगा। मान रख दीजिए, x का मान आप -3 निकालने हैं, तो -3 का होल क्यू यानी कि 3 3 के 9 29 27 -27, और -27 में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये -81 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ 3 के पावर 4 हो जा रहा है ना, तो ये 81 हो जाएगा, 81 कट करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा फाइनली, और यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना कि यहाँ से हमें एक्स वाई में रिलेशन निकालना होगा। 2x² को हम x² प्लस x² अलग अलग कर लिए, ब्रेक कर लिए हैं। अब ये 2x² को यहाँ x² प्लस y² माइनस 2xy को एक साथ रख के तो ये बन जा रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और जब इसको एक साथ रख रहे हैं x² 6x प्लस 9 को तो ये बन जा रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर y निकल जा रहा है और यहाँ से x बराबर -3 निकल जा रहा है, अर्थात दोनों बराबर ही है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम सबको x बना लिए हैं, तो ये फाइनली रिजल्ट आ जा रहा है 3x³ प्लस x⁴। तो x का मान हम यहाँ से 3 रख देंगे तो ये -81 ये +81 कट के 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। 34 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज PQR के शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है। देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है ना कि इसका शीर्ष जो है एक सर्कल पे स्थित है। अब कैसे है तो आप पहले आगे पढ़िए, पता चल जाएगा। वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र O है और बोला है कि SR वृत्त के बिंदु R पर स्पर्श। देखिए ये पहले तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ऐसे एक त्रिभुज है PQR है। ठीक, ये एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम क्या हो गया, PQR हो गया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि SR आज इसका केंद्र O है, केंद्र इसका क्या बना लेते हैं हम लोग, O बना देते हैं। देखिए ज्योमेट्री का टोटल क्वेश्चन आपको फिगर बनाने आना चाहिए, फिगर बनेगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे फिगर बन रहा है तो आसानी से बनेगा।
अब बोला है कि एसआर वृत्त के बिंदु आर पर स्पर्श रेखा है। देखिए अब ये बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा खींचना है, तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जाता है, ये टेंजेंट हो गया आपका स्पर्श रेखा। और बोला है इसका नाम क्या है, एसआर है, तो इसको हम इधर लिखें या इधर लिखें, कहीं भी एसआर एक स्पर्श रेखा है, आगे पढ़िए पता चल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि एसआर एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु आर पर स्पर्श करता है। क्यू आर कोण ओ आर एस को दो बराबर भागों में बांटता है। देखिए इसलिए हम इसको इधर लिखे हैं कि ओ आर एस, ये ओ आर एस ये एक एंगल हुआ, तो इसे दो बराबर भागों में बांटता है। कौन सा, तो ये क्यू आर, क्यू आर दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये एंगल जितना डिग्री होगा उतना ही ये भी हो जाएगा। ठीक, दो बराबर भागों में बांटता है। ये बात बोला हुआ है कि ये जो क्यू आर है ये एंगल ओ आर एस को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक, दो बराबर भागों में बांटता है। तो अब बोला है हमें कि एंगल आर पी क्यू का मान क्या होगा, एंगल आर पी क्यू का मान क्या होगा, आर पी क्यू बराबर क्या होगा। देखिए इसमें आपको दो तीन थ्योरम जो है सर्कल से रिलेटेड वो याद होना चाहिए। पहला थ्योरम क्या है कि कोई भी स्पर्श रेखा, ये जो है स्पर्श रेखा टेंजेंट है, ये केंद्र के साथ जब केंद्र से इसे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है, टोटल 90 डिग्री है। ये एक पहला थ्योरम कि स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा को जब केंद्र के साथ मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, पहला थ्योरम। दूसरा बात कि ये जो स्पर्श रेखा के साथ ये बना कोण है, अब पहले तो ये बात देखिए आप कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और ये जो है दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों बराबर का मतलब दोनों कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गया। ये टोटल 90 डिग्री बना और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों कितने कितने के होंगे, तो 90 को दो भागों में बांटेंगे, 45 हो जाएंगे। अब एक थ्योरम और क्या ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा और ये जो हो जाता है जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण इसी जीवा द्वारा दूसरे खंड में बने कोण के बराबर होता है। यानी ये जितना डिग्री होगा ना उतना ही ये भी डिग्री हो जाएगा। यहां से हम ये कह सकते हैं कि एंगल ये एस आर क्यू इज इक्वल टू होता है एंगल आर पी क्यू हो जाएगा। ये थ्योरम ही है कि स्पर्श रेखा तथा जीवा के बीच का बना कोण उस जीवा द्वारा दूसरे एक खंड में बने कोण के बराबर होता है। यानी ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। यानी ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री ही आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। बोला हुआ था, जैसे जैसे बोला था वैसे हम क्या किए, फिगर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद बोला था कि ये जो है स्पर्श रेखा है, केंद्र के साथ मिलाए हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये सब लोग को थ्योरम पता होगा। और ये 90 डिग्री है तो ये दोनों दो बराबर भागों में बट रहा था, तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। अब थ्योरम यही याद रखना है ना कि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण इस जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, इंग्लिश में टाइप हो गया, कोई बात नहीं, बहुत आसानी है। कह रहा है कि एक सर्कल यानी एक वृत्त में, ये भी फिगर बनाइए, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है। कह रहा है इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, इसका केंद्र क्या है, ओ है। ए सी बी ओ इज ए पैरेललोग्राम वेयर सी इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क ए बी। देखिए माइनर आर्क ए बी, एक आर्क ए बी है, उससे जो है बन रहा है कौन सा पैरेललोग्राम, तो ए सी बी ओ। देखिए ये ए इधर रहेगा, सी पैरेललोग्राम बनेगा ना, और ये बी हो गया, ए सी बी ओ, ये पैरेललोग्राम बन रहा था। पैरेललोग्राम का फिगर हम ऐसे बना लिए, और ऐसा इसलिए बनाया ना, अभी बता रहे हैं आपको क्यों बनाया है ऐसा। ये बोला है ना हम लोग का कि ये जो सी बिंदु है ना, सी, तो मान लीजिए एक ए हो गया, यहाँ बी बिंदु हो गया, तो ये मेजर आर्क में नहीं है, बड़ा वाला आर्क में नहीं है, छोटा वाला आर्क में है, तो इसलिए हम सी को इधर बनाए हैं, उधर नहीं बनाए हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गया कि ये दो गो आर्क है, ए बी हो गया, एक चाप हो गया और इधर चाप हो गया। आर्क मतलब चाप होता है, तो ये बड़ा वाला चाप में नहीं है, छोटा वाला चाप में, माइनर आर्क की तरफ है। और ये आपको पैरेललोग्राम जैसा फिगर भी बन गया ये। ठीक, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं
C is a point and minor arc AB. What is the measure of angle AOB? हमें पूछा है ना कि एंगल AOB का मान क्या होगा। बस ये फिगर बन गया। अब पूछा हुआ है कि एंगल AOB का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। अगर हम इस एंगल को अगर थीटा मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि आप एक थ्योरम आप ध्यान रखिएगा, नहीं पता है तो आप इस बात को लिख लीजिएगा। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये बात अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात देखिए, एक सर्कल में आप पढ़े होंगे, ये आया भी था सर्कल में, कि केंद्र पर अगर जो कोण बन रहा है परिधि पर भी उसी चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा यहाँ केंद्र पे कोण बन रहा है, इसी चाप द्वारा परिधि पे बन रहा है। तो यहाँ अगर थीटा कोण बन रहा है ना तो यहाँ 2 थीटा बनेगा। केंद्र पे क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा इसके अपोजिट साइड में। तो अगर यहाँ ये अगर हम चाप मान लेते हैं ए बी, बड़ा वाला चाप, इससे यहाँ थीटा कोण बना हुआ है, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका, 2 थीटा हो जाएगा। इसके पीछे जो है क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर परिधि पर थीटा कोण बन रहा है तो इसके अपोजिट साइड में ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब तो बहुत सिंपल हो गया। अब आपको पता होगा कि वृत्त के केंद्र पे ये टोटल जो कोण बनता है 2 थीटा प्लस थीटा यानी कि 3 थीटा, वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। अर्थात AOB हमें पूछा हुआ था, इसको हम थीटा माने थे, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ज्योमेट्री में कुछ नहीं है, बस फिगर आपको आना चाहिए। अगर फिगर बन गया तो 1-2 सेकंड में क्वेश्चन बन जाता है, और बिना फिगर का ज्योमेट्री नहीं बन सकता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे बोला था हमने फिगर बना दिया, बोला था कि ACBO एक पैरेललोग्राम है और C कहाँ रहना चाहिए, तो माइनर आर्क में रहना चाहिए, इसीलिए हम माइनर आर्क में बनाए हैं। ठीक, अब इसको अगर थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा हो गया। ये पैरेललोग्राम के थ्योरम से हुआ कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और सर्कल का एक थ्योरम क्या होता है कि अगर परिधि पे थीटा बन रहा है तो केंद्र पे 2 थीटा बनेगा। तो अगर परिधि पे इधर ये थीटा बना है तो केंद्र पे इसके अपोजिट में ये 2 थीटा बनेगा। तो ये 2 थीटा ये थीटा सब मिलकर के 3 थीटा हो गया, जो कि टोटल सर्कल के केंद्र पर 360 बनता है। तो थीटा इज इक्वल टू 120, अर्थात ये वाला एंगल भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा था कि AOB बराबर कितना होगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला हुआ है ना कि इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक, ये आपका वैल्यू पूछ रहा है ना कि इसका मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है ये। अगर आप बोडमास रूल का पालन करिएगा तो बड़ी आसानी से बन जाएगा, और जहां आप बोडमास रूल का पालन नहीं किए तो फिर इधर उधर हो जाएगा। सबसे पहले बोडमास में कहता है कि ब्रैकेट को तोड़ना है, उसके बाद ऑफ को तोड़ना है, तब भाग देना है, तब जो है बोडमास मतलब ऐसे रहता है BODMAS। पहले ब्रैकेट को तोड़ना है, ऑफ तोड़ना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट को तोड़ने का मतलब कि इसका काम पहले करेंगे, इसका काम करेंगे, इसका काम करेंगे। ठीक, तो इसका काम करने में इसमें भी भाग दिया है, का दिया है, तो सबसे पहले का को तोड़ना होगा। तो का मतलब कि इसका सबसे पहले तोड़ दीजिए। तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, का मतलब गुणा होता है, कट गया, यानी कि ये 1 हो गया। 2/3 में 1 से भाग देंगे तो ये 2/3 ही बच जाएगा। और फिर ये बीच में का साइन है तो का लगा दिए। 9/15 तो 9/15 लिख दिए। भाग का साइन है, भाग का साइन लगा दिए। अब इसको तोड़िए, इस ब्रैकेट को तोड़िए। तो यहाँ भी का है तो पहले का को तोड़ेंगे, ये नहीं कट रहा है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा। अब एक बात देखिए कि पहले भाग करेंगे, तो यहाँ भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5/4 है और गुणा में बदलेगा तो ये 2/5 हो जाएगा, और फिर यहाँ गुणा है क्या, 8/25 है। अभी देख लीजिए, 4 दूना 8 हो जा रहा है और 5 से 5 खत्म हो जा रहा है, 2 दूनी के 4/25। यहाँ भाग के बाद कितना आ जा रहा है, 4/25 आ जा रहा है। ठीक, और बीच में किसका साइन है, का साइन है, तो का दे दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें भी सबसे पहले का को करेंगे तो ये 3 से 3 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, इधर 1 बच गया, और 3/4 में 1 से भाग देने का मतलब 3/4 ही हुआ। अब यहाँ 3/4 गुणे 3/4 यानी कितना हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। अब इसको तोड़ लीजिए। सबसे पहले आप का को करिएगा, तो का को करने का मतलब ये कट नहीं रहा है, तो 9 दूना 18/45 हो जाएगा, और भाग्य दिया हुआ है। तो अगर ये इस का को अगर हम बदलते हैं तो ये भी नहीं कट रहा है, तो न चूंकि 36/25 × 16 है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 25 × 16 ऊपर चला जाएगा और बट्टा 36 नीचे आ जाएगा, ये गुणा में बदलेंगे तो। अब कटा दीजिए, 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 5 9 45, और ये हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा। अब नहीं कट रहा है यानी कितना हो जाएगा,
तो 8×5 = 40/9 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। तो इसमें कुछ है नहीं, बड़े इत्मीनान से सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में का को तोड़ रहे हैं, भाग दे रहे हैं, का को तोड़ रहे हैं, भाग दे रहे हैं, सब ब्रैकेट को अलग अलग कर लिए और उसके बाद इसमें भी सबसे पहले का किए, यहाँ भी का किया, तब भाग दे दिए। तो हम लोग का कितना आंसर आ जा रहा है, 40/9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का 37 नंबर का है कि यदि एक 9 अंकों की संख्या 32x4115y2 88 से पूर्णतः विभाजित है, 88 से पूर्णतः विभाजित है। 88 का मतलब 11 × 8, 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, तभी जाकर के 88 से कटेगी। ठीक, तो ये बोला है कि अगर 88 से पूर्णतः विभाजित है तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x - y बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ से ये जब 88 से कट रहा है तो इसका मतलब ये 8 से कटेगा। तो 8 से कटने का मतलब कोई भी संख्या 8 से कब कटता है, जब उसका अंतिम 3 अंक 8 से कटे। तो ये 8 से कटना चाहिए, यानी कि y का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। जब ये 8 से कटेगा तो देखिए क्या होगा, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 8 × 6 = 48, 49, 50 नहीं कट रहा है। 1 रखिएगा तो 8 × 6 = 48, 49, 50, 51, 8 × 4 = 32, यानी 1 रखने पे हो जा रहा है। ठीक, 1 रखने पे आ जा रहा है। 2 रखेंगे तब भी नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 8 × 6 = 48, 49, 50, 51, 52, 53 हो गया ना, हो जा रहा है। उसके बाद फिर 52 नहीं कट रहा है। ठीक, 3 भी रखने पे नहीं कट रहा है। 8 × 6 = 48, 49, 50, 51, 52, 53 और फिर 52 नहीं कट रहा है। 4 भी रखने पे नहीं कटेगा। ठीक, 4 भी रखने पे नहीं, 5 रखने पे कट जाएगा। कैसे, तो 8 × 6 = 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 7 आ रहा है, 8, 9, 72, यानी 5 पे भी आ जा रहा है ये। ठीक, 1 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 रखने पे नहीं होगा, 7 रखने पे नहीं होगा, 8 रखने पे 8 × 7 = 56, 57, 58, फिर 9 पे हो जाएगा। ठीक, 9 पे 8 × 7 = 56, 57, 58, 59, 8 × 4 = 32। यानी हम ये निकाल लिए कि जब भी ये 8 से कट रहा है, ये वाली संख्या जब 8 से कब कटेगा तो y की जगह 1, 5 या 9 रहेगा। और हमें बोला है यहाँ पर कि y के न्यूनतम संभव मान के लिए, यानी कि y बराबर जब यहाँ 1 रखेंगे, देखिए y का मान हमें क्या क्या रखना होगा, तो 1 रखना होगा, 5 रखना होगा, 9 रखना होगा। तो अगर y के जगह 1 रख के हम चेक कर लेते हैं कि 11 से कटेगा, तो 11 से कटेगा तो x के लिए क्या मान होगा। अब 11 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अल्टरनेट अंक जोड़ दीजिए, अल्टरनेट, यानी कि 3 + x + 1 + 5 + 2, यानी 5, 2, 7, 7, 1। देखिए यहाँ जोड़ देते हैं तो 5, 2, 7, 7, 1, 8, 8 + x + 3, यानी 8, 3 क्या हो जाएगा, 11 + x हो जा रहा है। ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7 और 1, 8 हो जा रहा है, ये 8 हो गया। तो इन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए, इन अंतर का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अंतर 0 कर रहे हैं तो देखिए x किस में आ रहा है, निगेटिव में आ जा रहा है। 11 में से 8 गया 3, तो x बराबर -3 आ जा रहा है। तो माइनस कभी अंक भी कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, अर्थात ये जो होगा ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो अब क्या रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे। तो यहाँ 5 रखेंगे, नीचे वाला तो हम लोग का 11 + x ही आएगा, ऊपर वाला कितना आ जाएगा, तो 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7, 5, 12 हो जा रहा है। अब इसका अंतर 0 कर लेंगे तो ये देखिए x बराबर क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है। तो इस मान को रख के देख लीजिए, जो पूछा हुआ था, हमें पूछा था कि 4x - y का मान क्या होगा। तो 4 × 1 - 5 यानी -1 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहता ना, तब हम आगे 9 को चेक करते। और 9 को हम चेक करेंगे क्यों, क्योंकि बोला है कि y का मिनिमम मान होना चाहिए। तो पहले 1 चेक किए तो 1 पे ये x निगेटिव आ जा रहा है, अंक कभी निगेटिव नहीं होता है। y का 5 रखे, तो जब 5 रख रहे हैं तो x का मान 1 आ जा रहा है। अब जो पूछा हुआ था व्यंजक हम लोग का कि 4x - y का मान क्या होगा, तो 4 एकम 4 -5 यानी -1 आ रहा है, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हम लोग का सही आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले हम पता लगाए कि यहाँ y की जगह 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है। जब 8 से कट रहा है तो 8 से अंतिम 3 अंक कटने के लिए हमें या तो यहाँ 1 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 9 हो सकता है। छोटा मान बोला हुआ था कि y का मान आपको छोटा वाला मान लेना है, तो हम 1 पे रख के चेक कर रहे हैं तो x का मान निगेटिव हो जा रहा है, तो नहीं रख सकते हैं। फिर 5 पे रख के चेक किए तो x का मान 1 आ रहा है, और ये इस व्यंजक में रखें तो -1 आ जा रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। बोला है कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। देखिए
ये ए और बी दो स्टेशन हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है 800 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक्स ए से चलती ना शुरू करती है और बी की ओर 40 किलोमीटर, देखिए इधर से ये एक्स जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। एक ट्रेन इधर से भी वाई आ रही है, वाई बी से चलना शुरू करती है और ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो दोनों रेलगाड़ी ए से स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? ये दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से यहां से कितनी दूरी पर मिलेगी? पहले तो हम समय निकाल लेते हैं कि समय कितना देर में मिलेगी। तो समय बराबर दूरी 800 है और बट्टा सापेक्षिक चाल, दोनों चल रही है ना तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा। और सापेक्षिक चाल जब डायरेक्शन विपरीत है, ये इधर आ रही है इधर आ रही है तो जुड़ जाता है, तो सापेक्षिक चाल 60 40 100 हो जाएगा। अर्थात ये 8 घंटा में मिलेगी। तो ए से पूछ रहा है तो ए से दूरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए से दूरी इज इक्वल टू 8 गुणे और ए का चाल कितना है 40 है, तो 8 चौक 32 यानी 320 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी ए से। अगर यही बी से पूछा रहता तो बी का चाल 60 है, 60 गुणे 8 कर लेते 6 8 48 480 हो जाता। तो 320 मतलब ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये आसान क्वेश्चन था। 800 दोनों के बीच की दूरी था, ये 40 के स्पीड से 60 के स्पीड से कितना देर में मिलेगी? तो 800 दूरी बट्टा चाल हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। चाल जो है जुड़ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। सापेक्षिक चाल में जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो दोनों जुड़ जाता है और सेम डायरेक्शन रहता है तो घट जाता है। तो ये 8 घंटे में मिलेगी। तो यहां से ए से पूछा था तो ए का चाल 40 है, तो 40 गुणे 8 यानी कि 320 हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला हुआ है कि अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तु खरीदा, ठीक, और एक को 14% हानि पर और दूसरे को 14% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो जाता है तो उनके लागत मूल्य में अंतर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर एक का मान लेते हैं x तो इसे 14% हानि का मतलब क्या हो जाएगा 86/100, 100 दोनों में रहेगा तो हटा देते हैं। दूसरे का अगर y मान लेते हैं तो इसको 14% लाभ पर यानी 114/100, दोनों और 100 था उसको हटा लिए। अब ये इनका रेशियो निकाल लीजिए, कटाएंगे तो 2 से 43 हो जाएगा, ये 2 से कटाइएगा 2 5 10 2 7 14 यानी x बट्टा y इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 57/43 हो जा रहा है। ठीक, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का रेशियो निकल गया हम लोग का। ठीक, क्रय मूल्य का रेशियो निकल गया। अब आगे बोला है कि इतना रुपए में खरीदा, अर्थात ये दोनों का योग हमें दिया हुआ है। यहाँ जोड़ लीजिए तो 7 3 10 हो जा रहा है और 5 4 9 1 10 यानी कि 100 हो जा रहा है। इस 100 यूनिट का वैल्यू ये कितना दिया है आपका 624 रुपए हमें दिया हुआ है। दोनों को मिलाकर 640 में बेचा खरीदा था और हमें यहाँ दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो निकल गया 57/43 हो जा रहा है। तो यहाँ दोनों को जोड़ा है तो 100 का वैल्यू 624 हो जाएगा। तो हमें पूछा हुआ है कि उन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में अंतर पूछ रहा है। तो देखिए 43 में से 7 घटा दीजिए यानी कि 57 में से 43 घटा दीजिए तो 14 हो जा रहा है ना। तो 14 यूनिट का वैल्यू हमें पूछा हुआ है। 100 यूनिट का दिया है, 14 का पूछ रहा है। बहुत सिंपल हो जाएगा 624/100 गुणे 14 गुणा करके 2 पॉइंट बैठा लीजिए। देखिए 14 चौके 56 कर 6 हारसिल 5 हो जाएगा, 14 दूना 28 और 5 कितना हो जाएगा 8 5 13 33, 33 का 3 हारसिल 3, 14 छक्के 14 छक 84 85 86 87 हो जाएगा यानी कि 87.36 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना है 87 रुपये 36 पैसा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, पहले वाला वस्तु का 100 रुपये माने क्रय मूल्य, दूसरा वाला का y माने। तो ये 14% हानि में बेच रहा है तो x का 84/100 हो गया। ये 14% लाभ पर तो 114/100, नीचे 100 दोनों में था, इधर भी 100 था इसलिए नहीं लिखे थे, ये कट जाता है आपका। तो क्रय मूल्य का रेशियो निकल गया 57/43। इन दोनों का योग 100 है और इसका वैल्यू हमें 624 दिया हुआ है। तो अब अंतर पूछ रहा है, अंतर 14 है तो 14 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ जा रहा है 87 रुपये 36 पैसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में फिगर बनाइए, ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। त्रिभुज एबीसी में बोला हुआ है कि डीई पैरेलल एसी, तो एसी को नीचे कर लीजिए, एसी ये बी हो गया और डीई जो है डीई पैरेलल क्या है एसी है। ठीक, ऐसा हम फिगर बना लिए।
अब कह रहा है कि ए बी जो डी और ई है ए बी और बी सी पर स्थित है। चलिए वैसा तो हम लोग का बन गया है। उसके बाद कह रहा है कि यदि ए बी इज इक्वल टू 5, ये टोटल जो दिया हुआ है कितना है, ये 5 है, ठीक। उसके बाद ए डी इज इक्वल टू 3 है, ये ए डी इज इक्वल टू 3 है। तो एक बात बताइए, ये 3 हो गया तो ये इधर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। टोटल 5 है, ये 3 हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि बीई अनुपात ईसी इज इक्वल टू क्या होगा, बीई अनुपात ईसी। बहुत सिंपल है। आपको ट्रेंगल का जो हम सिमिलरिटी पढ़ाए थे ना, अभी पीछे 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे, उसी में बताए थे कि जो रेशियो, ऐसा जब भी फिगर कहे कि ये पैरेलल है तो जो रेशियो इसमें, यानी क्या बी डी, यहां से हम बताए थे आपको कि जो रेशियो यहां से बी डी बट्टा डी ए होगा, वही रेशियो बीई बट्टा क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। तो बीई बटा ईसी मतलब बीडी कितना है, ये 2 है, और डी ए कितना है, 3 है। तो ये 2:3 का रेशियो हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये चीज बताए थे आपको कैसे होता है, सब कुछ पढ़ाए हुए हैं उसमें, ठीक। ये इसका जितना रेशियो होता है दोनों का सेम रेशियो होता है। तो ये 2 और 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 और 3 के रेशियो में हो जाएगा, यानी कि 2:3 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। देखिए इसका हम सीपी मान लेते हैं 100, फिक्स प्राइस क्या कर रहा है, ये आपका 40% अधिक अंकित कर रहा है, तो 140 हो जाएगा, ठीक। वह कह रहा है कि अंकित करता है मूल्य पर, अब बोल रहा है कि अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है और शेष अंकित मूल्य से 40% छूट पर बेचता है। अगर 40% छूट पे बेचेगा तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, तो 140 का 40% छूट मतलब 60/100, 0 कट गया, 14 छक्के 84 हो जा रहा है, ठीक। 84 पे बेचेगा। अगर ये 40% छूट देगा तो किस पे बेचेगा, 84 पे बेचेगा। अब कैसे कैसे बेच रहा है, देखिए 70% प्लस 30% और बराबर 100%, ये टोटल उसका सामान हो गया। इस 70% को इस मूल्य पे बेच रहा है, इस 30% को इस मूल्य पे बेच रहा है, तो पूछ रहा है कि टोटल ओवरऑल उसे क्या लाभ होगा। देखिए अगर ये 0 दोनों में कट रहा था ना, कटा दिए, इसको हटा दिए। इस 70% को ये अंकित मूल्य पर यानी 140 पे बेच रहा है, तो गुणे 140। 30% को बेच रहा है 84 पर, 40% छूट का मतलब 84 पर, तो गुणे 84 कर लीजिए। और बराबर इसको कितना में बेच रहा है हमें पता नहीं है, तो x मान लेंगे, तो ओवरऑल लाभ निकल जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। ये 10x इज इक्वल टू इधर कितना हो जा रहा है, तो 14 सते 98, 980 प्लस इसको गुणा कर लीजिए, 4 3 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 8 3 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी जोड़ लीजिए 10x इज इक्वल टू ये 2 हो जा रहा है, 8 5 13 का 3 हासिल 1 हो जा रहा है, 9 2 11 और 1 12 हो जा रहा है। अब ये 0 हटाएंगे तो इधर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी x का वैल्यू हम लोग का आ गया कितना, 123.2 आया है। अर्थात ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही का ना लाभ होगा। तो ये 100 से हम लोग का कितना ज़्यादा है, तो 23.2 ज़्यादा है, तो ये 23.2% का लाभ हो जाएगा यहाँ पे। अगर 100 से कम रहता तो हानि होता, तो यहाँ पे 23.2% लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब अच्छा तो है ही, लेकिन ये बनाने का तरीका बहुत आसान है। देखिए फिर से आप समझ लीजिए, क्रय मूल्य 100, फिक्स प्राइस 140 हो गया और छूट दे रहा है 40%, यानी कि 84 में बेचेगा। अब कह रहे हैं कि 70% सामान को तो अंकित मूल्य पे बेच रहा है, यानी 140 पे बेच रहा है। अगला जो शेष सामान है उसे छूट दे रहा है 60%, यानी कि 84 पे बेच रहा है। तो टोटल ओवरऑल पता नहीं है कितना का लाभ होगा, तो इसको x मान लिए, 10x बराबर कैलकुलेट कर लिए, तो x का मान 123.2 आ रहा है। अर्थात इस 100 से कितना ज्यादा है, 23.2% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तब कह रहा है हमें कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकालना है। देखिए सिंपली है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि अगर कॉस को इधर भेज देते हैं तो ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाता है।
tan थीटा इज इक्वल टू 4 नीचे कुछ भी नहीं रहता है तो 1 मान लेते हैं। तो ये p का मान हो गया और ये b का मान हो गया, क्योंकि tan थीटा बराबर p/b होता है। तो h इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो √4 चौको 16 और 1 का वर्ग 1 यानी कि √17 हो जाएगा। अब यहाँ रख दीजिए साइन थीटा बराबर p/h यानी कि 4/√17 हो जाएगा, गुणे कॉस थीटा बराबर b/h यानी कि b का वैल्यू 1 हुआ बट्टा √17 हो जाएगा। तो 4/√17 में √17 से गुणा करेंगे 17 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा 4/17, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये आसान क्वेश्चन था, ठीक। सिर्फ हमें क्या करना था, ये कॉस को इधर भेजे तो ये tan में बदल गया, tan का मान p/b होता है तो h निकाल लिए और मान को रख दीजिए 4/17। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 43 नंबर। बोला है कि a बराबर 2 sin x बट्टा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और b बराबर है c बट्टा 1 प्लस साइन एक्स। तो ये बोला है कि a बराबर b यानी कि ये दोनों मान अगर बराबर है तो c का मान हमें पूछा है क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो ये दोनों बराबर कर लीजिए। तो दोनों बराबर करने का मतलब क्या हुआ कि 2 sin x बट्टा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू c बट्टा 1 प्लस साइन एक्स। तो यहां से हमें क्या करना है ना कि c का वैल्यू निकालना है। देखिए एक बात अगर यहां से करेंगे ना, दो इसको रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज का मतलब ये हुआ ना, देखिए यहां से हमें इसके अपोजिट चिन्ह से ये a प्लस बी है ना, इधर 1 प्लस साइन एक्स लाना है ना, तो इसीलिए इसको हम साथ में ही रखेंगे। ये 1 प्लस साइन एक्स को साथ में रखना है तो इसका अपोजिट चिन्ह क्या हो जाएगा। देखिए ये a प्लस बी है तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और बराबर अब इसको लिख दीजिए c बट्टा 1 प्लस साइन एक्स। अभी तक हम कुछ भी नहीं किए हैं, बस रेशनलाइज किए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर देख लीजिए ये 2 साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा, देखिए नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब क्या, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर। तो कर लीजिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ लेंगे और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा तो इसको उतार दीजिए c बट्टा 1 प्लस साइन एक्स। अब एक बात ध्यान दीजिए कि इस 1 को हम क्या लिख देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 को हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसलिए लिखे हैं कि ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, तो इसमें 2 साइन एक्स कॉमन लेंगे तो ये भी कट जाएगा। देख लीजिए अब कितना आसान हो गया, ये 2 साइन एक्स ऊपर हो जाएगा इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स। अब देखिए इसको हम लिखने के ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं, अगर इसमें से 2 साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम अगर 2 साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो इधर बच जाएगा साइन एक्स प्लस इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बराबर इधर कितना है c बट्टा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अर्थात c का मान हम लोग का क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन से मिला लीजिए तो क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें बस ध्यान रखना है ये कि हम क्या किए हैं, बस रेशनलाइज कर दिए। रेशनलाइज इसलिए किए ना कि इसको भी हटाना है, सबको हटाना है, कटाना है, तब ये रहना चाहिए क्योंकि इधर 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसी के अपोजिट चिन्ह से रेशनलाइज कर दिए और कुछ भी नहीं किए हैं और लास्ट में ये सब कट जा रहा है और c का वैल्यू हम लोग का क्या आ जा रहा है 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि धातु के एक पाइप की लंबाई 7.56 मीटर है, इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 2.5 और 1.5 है। यदि धातु के 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7.5 ग्राम है तो देखिए ये जो है ना खोखला बेलन की तरह है, ये धातु कैसा है, खोखला बेलन की तरह है। ये ऐसे एक धातु है, इसकी लंबाई कितनी है तो 7.56 मीटर में है
और आंतरिक त्रिज्या खोखला बेलन की तरह है, खोखला बेलन। तो इसमें बोला है ना कि आंतरिक त्रिज्या छोटा आर से लिख रहे हैं, छोटा आर इज इक्वल टू कितना है 1.5 है, और बाहर वाला त्रिज्या कितना है पूरा बड़ा वाला बड़ा आर इज इक्वल टू 2.5 है। ये दिया हुआ है कि 1.5 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर क्यू का वजन कितना है आपका 7.5 ग्राम है। तो इस पाइप का वजन देखिए, कभी भी अगर वजन की बात करें ना तो हमें सबसे पहले वॉल्यूम निकालना होगा, इसका वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाता है खोखला बेलन का, तो पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तब रख लीजिए इस पे, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और एच का मतलब लंबाई, लंबाई कितना है तो 7.56 मीटर में था, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक, और इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका मतलब बड़ा आर 2.5 है होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करेंगे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देख लीजिए बहुत सिंपल हो गया, 22/7 इंटू, अब ये इससे 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो 756 गुणे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे तो 2.5 में 1.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, तो 4 हो जाएगा, ठीक, 4। और जब घटाएंगे तो 2.5 में से 1.5 घटाएंगे 1 हो जाएगा। और यहाँ वजन अब हमें निकालना है, तो वजन हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये सेंटीमीटर क्यू में इसका वॉल्यूम हो गया आयतन, और 1 सेंटीमीटर क्यू का 7.5 था, तो 7.5 से इसे गुणा कर लेंगे तो डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा। देख लीजिए आसान हो गया ये। 7.5 से क्यों गुणा किए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यू का वजन था 7.5 था। तो अब इसको क्या करना है आपको कटा देना है, घटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, कटा लीजिए इसको, ठीक। 7 एकम 7, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक। अगर 5 से कटाते हैं तो 5 दूना 10, ये 15 हो जाएगा, और 2 से कटा लिए 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी गुणा कर लेना है। तो 15 दूना 30 हो गया, और 30 दूना 60 यानी 66 हो जाएगा, 660 हो गया। 108 से गुणा कर लेना, देखिए 108 में हम 66 से गुणा कर लेते हैं, 1 जीरो हमारा कैरी में है, 8 6 48, 6 कम 6, 648 इधर भी हो जा रहा है। तो कितना हो जा रहा है देखिए 8 1 8 की 8 ही हो जा रहा है, 8 4 12 कर 2 हासिल 1 हो जा रहा है, 6 4 10 11 कर 1 हासिल 1 6 1 7, यानी ये हम लोग का आ जा रहा है गुणा करने पर 71,280 ग्राम में आया हुआ है, ठीक। और हमें जो ऑप्शन दिया है ना केजी में दिया हुआ है, तो केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, यानी कि पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 71.28 केजी में हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। केजी में ऑप्शन सब दिया हुआ है, तो ऑप्शन से किलोमीटर नहीं केजी में होगा, यहाँ ऑप्शन जो है किलोमीटर में वो गड़बड़ दे दिया गया है। ग्राम को जब हम बदलेंगे 1000 से भाग देंगे तो ये केजी होगा, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 71.28 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, इसका आयतन निकाल लेना है। खोखला बेलन का आयतन पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब रख के निकाले तो ये आयतन इतना आ रहा था। अब इसमें बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यू का वजन 7.5 ग्राम है, तो 7.5 से गुणा कर लिए हैं और कैलकुलेट कर लिए हैं। हम लोग का ये ग्राम में आएगा, तो हम क्या किए इसे 1000 से भाग देकर केजी में बदल लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी के क्षमता का अनुपात। देखिए ए बी सी के इफिशियंसी का रेशियो हमें दिया हुआ है कितना, तो 5:3:8 दिया है क्षमता का रेशियो, ठीक। कह रहे कि वे एक साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालना हो तो सब मिलकर 30 दिन में काम को पूरा करते हैं ना, 30 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो सबका मिलाकर क्षमता कितना हो जा रहा है 8 3 11 और 5 16 हो जा रहा है, यानी 16 3 48 480 जो हो गया टोटल काम निकल गया। कैसे निकला, तो सबकी क्षमता मिलाकर 8 3 11 5 16 हो जा रहा है, 30 दिन में कर रहे हैं, तो 16 3 48 ये टोटल वर्क हो गया, ठीक। अब क्या कर रहे हैं आगे पढ़िए। बोला है कि ए और बी ने 20 दिनों तक काम किया। अब देखिए केवल ए और बी, तो केवल ए और बी का क्षमता कितना हो जा रहा है 5 3 8 हो जा रहा है, 8 गुणे 20 यानी कि 160 काम ये लोग कर लिए, तो इसमें से 160 घटा दीजिए, कितना बचा 0, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 320 काम अभी बचा हुआ है। तो ये कह रहा है कि अब जो बाकी बचा हुआ काम है उसे सी अकेला कितना दिन में करेगा, तो सी का क्षमता कितना है इसे भाग दे दीजिए। सी का क्षमता 8 है, तो 8 से इसे भाग दे देंगे, तो 8 चौके 32 यानी 40 दिन में कर लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक, 40 दिन में कर लेगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। रेशियो दिया हुआ था क्षमता का, तो 8 3 11 5 16 16 3 48 यानी 480 टोटल हो गया। अब ये दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किए, तो 5 3 8 2 16 160 घटा लिए, तो शेष बचा 320। अब इसको ये सी कितना दिन में करेगा, जिसकी 8 क्षमता है, तो 8 से भाग दे दिए 40 दिन में करेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर, बोला है कि जब किसी वस्तु के मूल्य 20% कम, 20% कम का मतलब कि 80 हो गया, ठीक, 20% कम हो जाता है, उसकी बिक्री X% से वृद्धि हो जाती है यदि राजस्व प्राप्ति 60% बढ़ जाता है। अब 60% बढ़ने का मतलब 160। देखिए जहां भी बढ़ने का मतलब ज्यादा होगा, कम का मतलब कम, 100 से कम करेंगे। तो इसमें 20% कम बोला था तो 20% कम किए, इसमें 60% बढ़ जाता है 60% बढ़ा दिए। अब कह रहा है कि यदि उसकी बिक्री X% वृद्धि हुई है, ये X% वृद्धि हुई है, यहां हम देख रहे हैं कि कितने का वृद्धि हुआ है, 80 का वृद्धि हुआ है। तो 80 का वृद्धि हुआ है, किस में हुआ है, तो 80 में हुआ है, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, तो 80 कट गया, यानी यहाँ 100% की वृद्धि होता है। इसी का वैल्यू x दिया है, अर्थात x का मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए फिर से समझ लीजिए। राजस्व में 20% की कमी, कर मूल्य में 20% की कमी यानी 80 हो जाएगा, तो उसकी बिक्री X% वृद्धि हो जाती है यदि राजस्व 60% की बढ़ जाता है। तो ये 60% बढ़ने का मतलब 160 हो गया। तो यहाँ कितने की वृद्धि हुआ है, 80 का, और प्रतिशत वृद्धि मतलब नीचे 80 हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100, यानी 100% बढ़ रहा है, जिसका वैल्यू X दिया था तो X का वैल्यू 100% हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला हमें कह रहा है 47, 48, 49, 50, ठीक, 50 तक टोटल क्वेश्चन जो है इस टेबल से रिलेटेड है, ठीक। तो इसको बनाइए, पहले टेबल समझिए। बोला है कि यह तालिका किसी कंपनी के 5 वर्षों में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन हजारों में दर्शाया गया है। देखिए ये कार हो गया, ABCDE हो गया, और वर्ष मतलब 2012, 13, 14, 15, 16 का जो है ये उत्पादन दिया है, किसी कार, सब कारों के उत्पादन दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, तो चलिए पहला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन इसका देखिए क्या कह रहा है। बोला कि यदि टाइप डी की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त चार्ट पर दर्शाया जाए तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्यीय खंड कितने होंगे। देखिए 2013 में टाइप डी का देखना है ना, डी का कितना है 2013 में, तो 35 है। तो इसका केंद्रीय कोण कितना होगा, अर्थात सब डी को जोड़ लीजिए, सब डी को जोड़ते हैं तो 5, 3, 8 हो जा रहा है, 8, 8, 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21, 21, 3, 30, तो 30 कर 21, 9 मतलब 30, तो 30 कर 0 हो गया, 3 हासिल हो गया, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13, 4, 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 17, 4, 21, यानी टोटल 210 हो जा रहा है। तो 210 का मतलब केंद्रीय कोण 360 डिग्री बनता है। तो ये 35 वाला पूछ रहा है, यानी कि 35 का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 360 बट्टा 210 गुणे 35 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 7 से कटाते हैं तो 7 3 21, 7 5 35 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12, 12 5 60 डिग्री जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। टाइप डी का टोटल हम लोग जोड़े 210 आ रहा है, तो 210 का वैल्यू 360 कहां से लिए, क्योंकि जब इसका हमें पाई चार्ट बनाना है तो ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री, और इसमें टोटल कितना है 210, तो 210 यूनिट का वैल्यू 360 डिग्री है। तो ये 2013 वाला सिर्फ पूछ रहा था, तो 35 यूनिट का वैल्यू कितना आ जा रहा है 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर कह रहा है कि 2012 में टाइप बी को छोड़कर, देखिए 2012 में बी को छोड़कर शेष कार को हमें जोड़ना है। तो अगर टाइप 2012 का हम लोग क्या करते हैं, 2012 का बी को छोड़कर सबको जोड़ दीजिए, बी को छोड़ देना है, सबको जोड़िए, तो 6 4 10 3 13 और 7 20 कर 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 3 7 4 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 17 18, यानी 180 हो जा रहा है, ठीक। ये बोला था कि 2012 में बी को छोड़कर शेष, तो बी हम 40 छोड़ दिए, ई सबको जोड़ लिए, तो 6 4 10 3 13 7 20 कर 0 2 5 4 9 3 12 12 4 16 17 18 180 आ जा रहा है, ठीक। कुल उत्पादन 2016 में टोटल उत्पादन, तो 2016 में टोटल जोड़ दीजिए, तो 9 2 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 7 25, 5 30 कर 0 हासिल 3 हो जाएगा, तो 5 3 8 6 14 और 7 21 4 25 5 30 300 हो जा रहा है। तो ये बोला हुआ है ना कि 2000 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। तो ये पहले ये देखिए कि कितना कम है, तो 120 कम है, और किस से, तो 300 से, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म, 3 चौके 12, यानी कि 40% कम है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए होंगे, एक बार और समझ लीजिए।
2012 में बी को छोड़ करके शेष को जोड़ना था 180, 2016 में सबको जोड़ लेना था। ये इससे कितना प्रतिशत कम पूछा हुआ है, तो कितना कम है, तो 120 कम है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम, नीचे किससे कम है, तो 300 से, और प्रतिशत के लिए 100 कटा लिए हम लोग का 40%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 49 नंबर कह रहा है कि 2014 में टाइप ई की कार, देखिए 49 नंबर में बोला हुआ कि 2014 में ई का कितना है। देखिए 2014 में ये ई का देखना है तो ई का 53 है, ठीक। 2014 में ई का 53 हो गया। उसके बाद बोला है कि सी की कारों का, देखिए कह रहा है कि 2014 में ई की कारों और 2016 में सी की कारों, तो 2016 में सी की कार कितना है 77, तो इन दोनों को जोड़ लेना है। 2014 में ई की कार और 2016 में सी की कार। 2014 में ई की कार मतलब कितना हो गया 43 हो गया, 53 हो गया 2014 में, और सी का कार 2016 में हो गया। इन दोनों को जोड़ना है और इसका रेशियो हमें निकालना है 2014 में बी की कार। तो 2014 में बी की कार कितनी है 56 है, ठीक। और 2013 में डी की कार, तो 2013 में डी की कार कितनी है, डी की कार यहाँ से 35 है, तो ये प्लस 35, और इसका हमें रेशियो निकाल लेना है। इसी का रेशियो निकालना था ना, एक बार और पढ़ लीजिए। 2014 में ई की कार, तो 14 में ई की कार कितनी है 53 है, और उसके बोला था कि 2016 में सी की कार, तो 2016 में सी की कार कितनी है 77, तो इसको जोड़ लेना था ना 77। उसके बाद बोला था कि 2014 में बी की कार, तो 2014 में बी की कार कितनी है 56, और उसके बाद बोला है कि 2013 में डी की कार, तो 2013 में डी की कार कितनी है 35। तो अब इसी का रेशियो निकालना है कि उत्पादन से अनुपात है। अब देख लीजिए, तो ये 7 3 10, 7 5 12, 1 13, 130 अनुपात ये कितना हो जा रहा है, तो 6 5 11 हो जा रहा है, और 5 3 8 1 9 हो जा रहा है। तो कटा लीजिए, 13 दहा के 130, 13 7 91, तो 10 अनुपात 7 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सिंपल सा था, दोनों को जोड़ करके रेशियो निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2012 और 13 में टाइप ई की कार का, देखिए 2012 ई का कार जो लेना है किसमें 2012 और 2013 में। तो देखिए 2012 में ई का कार कितना है 47 है, और 13 में 43 है, तो दोनों जोड़ दीजिए तो ये 90 हो जा रहा है ना, 4 4 8 1 9, 90 हो जा रहा है, ठीक। तो बोला था कि 2012 में ई के कारों का 2012 और 13 का 90 हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि उत्पादन ई की कारों का कुल उत्पादन 2012 से 16 में ए के, अब ये बोला है ना कि ए का जो लेना है 2012 से 16 तक लेना है, 2012 से 16 तक ए के उत्पादन का औसत लेना है। तो औसत मतलब सबको जोड़ दीजिए, 12 से लेकर 16 तक जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका, तो 12 3 15, 5 20 कर 0 हो जाएगा, 2 हासिल हुआ। तो 5 2 7, 5 12, 6 18, और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 और 5 29 हो जाएगा। और बट्टा कै गो है, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग दे दीजिए, यानी हो गया 5 5 25, 26 27 28 29, 5 8 40, यानी ये 58 हो जा रहा है। इसका एवरेज कितना हो जा रहा है 58। तो ये बोला हुआ है कि कारों के औसत उत्पादन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये कितना प्रतिशत अधिक है ये निकालना है। सबसे पहले तो औसत निकालना है, 58 आ गया ए के, 2012 से 16 तक का औसत 58 हो गया। तो ये कितना अधिक है पहले ये निकालिए। तो अधिक मतलब 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा कितना 8 में से 5 गया 3, 32 अधिक है। तो प्रतिशत अधिक निकालना है 58 और गुणे 100 हो जाएगा। यानी अगर कटाते हैं इसको तो 4 से तो ये नहीं कट रहा ना, 2 से कटा लीजिए तो ये 16 हो जाएगा। ये 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 9 18, यानी कि 1600/29 आया है। तो लगभग में पूछा हुआ है तो भाग दे देंगे। 1600 में क्या करेंगे ना 29 से भाग दे देंगे। अब देखिए कै मर्थ में जाएगा, 5 मर्थ में तो आराम से चला जाएगा। देख लीजिए 9 5 45 का 5 4, और 5 दूना 10 4 14, 6 में ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बच्चा आपका 5 में से 4 गया 1, 15 हो जा रहा है, और यहाँ 0 हो जा रहा है। फिर 0 बैठा दीजिए, फिर जो है 5 मर्थ में चला जाएगा तो 145 हो जाएगा। और 10 में से 5 गया 5, यहाँ कट गया यहाँ कट गया, यानी कि यहाँ 50 बचा। अब देखिए अब अगर दशमलव बैठाते हैं तो ये 2 मर्थ में चला जाएगा 29 गुना। तो ये 55 वाला एक ऑप्शन ही दिया है, 55.2 हो जाएगा। ये भाग दे दिए कितना जा रहा है 55.2%, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भाग देने पे 55 एक ऑप्शन ही आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार और समझ लीजिए। 2012 और 13 में ई का, तो
ई का हम क्या किए ना कि 2012 और 13 जोड़े तो ये दोनों मिलाकर 90 आ जा रहा है। उसके बाद बोला है कि टाइप ए का 12 से 16 तक का एवरेज, तो सबको जोड़े 290 और एवरेज मतलब 5 से भाग दिए 58 आ रहा है। तो ये 58 जो है बोला है कि ये लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक है कितना, तो 32 अधिक है। अब प्रतिशत में निकालना है किससे, तो 58 से, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए, कटा कर निकाल लिए हम लोग 55.2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो टोटल हम लोग आज क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये जो क्वेश्चन था ना लेवल का क्वेश्चन था, जो आज का क्वेश्चन था वो लेवल का क्वेश्चन था। इसमें 40 प्लस अगर स्कोर ला रहे हैं तो समझिए आप किसी भी सेट में 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अच्छा लगा होगा, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, और हम लोग ऐसे ही टेस्ट का सिलसिला चलता रहेगा। सोमवार टेस्ट होता है, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट, शनि डिस्कशन। इसका कल शनिवार को डिस्कशन नहीं हो पाया था किसी काम की वजह से, तो आज इसका हम लोग डिस्कशन एक एक क्वेश्चन कर लिए। ठीक, तो चलिए कल अब हम लोग का अगला टेस्ट होगा जो 12 नंबर टेस्ट होगा, जो कल होगा हम लोग का 12 नंबर टेस्ट होगा। तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, संडे को एनालिसिस करिए कि कहाँ आप में कमजोरी आ रही है। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें, वीडियो शेयर जरूर करें ताकि और भी दोस्त आपके लोग जुड़े हमसे। ठीक, तो ओके, टेक केयर।